हाँ जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, आवाज आ रही है। वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए इस वीडियो की लिंक को। हम 2 मिनट से शुरुआत करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी से शुरू करेंगे। CS CMS सबके लिए एप्लीकेबल है। अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर कर दो, सबको जुड़वा दो। बैकअप आज के लेक्चर का रहने वाला नहीं है बिल्कुल भी। कल बहुत सारे स्टूडेंट्स का छूट गया था बोल के हमने उसको पब्लिक रखा है। आज का बैकअप रहने वाला नहीं है। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और फटाफट लाइक बटन दबा दीजिए। फटाफट फटाफट लाइक बटन दबा दीजिए। सर टुडे ओनली एजेंसी ही होगा? हाँ जी बिल्कुल, नया चैप्टर हम नए दिन के साथ शुरुआत करेंगे। नेगोशिएबल थोड़ा सा भारी चैप्टर है, आज आधे में शुरू करेंगे, वो खत्म नहीं होगा। उसको खत्म करने के लिए कम से कम मुझे 2 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे सही तरीके से समझाने में। नेगोशिएबल को ऐसे उड़ाना होगा तो मैं फटाफट उड़ा सकता हूं, लेकिन हाँ सही तरीके से अगर रिवीजन कराया जाए तो एटलीस्ट 4 घंटे तो लगेंगे कम से कम। थोड़ा सा टेक्निकल है वो, ठीक है। फटाफट लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। हम 2 मिनट के अंदर मिलेंगे। शेयर बटन दबाइए, जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट है खट 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 सब पे शेयर करिए और फटाफट लाइक करिए। फटाफट लाइक करिए एवरीबॉडी। कहां से लाया भाई? अरे शुक्रिया पार्थ जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब तो मेरा वीडियो भी आ रहा है आपके सामने। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे, अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल पे। उम्मीद करता हूं आपके बाल बच्चे बहुत सुखी हैं। फटाफट वीडियो में कनेक्ट हो जाइए, दोस्तों को बुला लीजिए, बहुत जल्द शुरू करते हैं। क्लास में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो पूरे 4-5 दिन चला था। गलत जा रहे हो बेटा, 4-5 दिन से ज्यादा चला था, बहुत ज्यादा चला था। मुझे जहां याद है 18 घंटे चले। 18 घंटे, 9 दिन के आसपास चला है। 18 घंटे चला है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अगर देखना चाहूं, अगर मैं खुद भी कितना चला, आइए दिखाता हूं आपको। जस्ट अ मोमेंट मेरे प्यारे भाई और बहनों। ये देखो यहाँ पे अपने को दिख रही सारी चीजें। अगर मैं नेगोशिएबल की बात करूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नेगोशिएबल को, ये अपने सारे लेक्चर्स के नंबर हैं। नेगोशिएबल किधर गया ये देखो। नेगोशिएबल का अगर तुम लेक्चर देखना चाहोगे, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 9 लेक्चर है। 9 लेक्चर 2 घंटे एक, ऐसे करके रेगुलर क्लास में 18 घंटे चला है अपना। 18 घंटे चला है, बराबर है क्या? तो 18 घंटे का अगर नेगोशिएबल है तो 4 घंटे कम से कम तो उसको रिवीजन के तो लगेंगे भाई। एकदम सोचो ना, एकदम एकदम भगा भगा के भी कितना ही रिवाइज कराओगे। ठीक है, चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आशा करता हूं आप बहुत जबरदस्त होंगे। मैं बता दूं आज का कोई भी बैकअप होने वाला नहीं है। कल वाले का बैकअप इसलिए रख दिया गया क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट किए कि सर ये बहुत ज्यादा आता है, सर CMA को भी आता है, CS को भी आता है, प्लीज रख दीजिए। हमको पता नहीं था, कल से लाइव आएंगे, लिम्का डिम्का ये सारी चीजें थी, इसलिए हमने उस वाले लेक्चर को बैकअप में रखा है। आज का लेक्चर निश्चित 100% बैकअप में रहने वाला नहीं है, बराबर है क्या? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यश नहरे कह रहे सर हमारे फोल्डर में लेक्चर अपलोड करो। बेटा अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, आप मेरी टीम से बात कर लो 9552521438 में, अपना मेल आईडी बताओ। आपको अलग से बैच में, अलग से अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल के बैच में बैच बना हुआ है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो जितने भी रेगुलर स्टूडेंट है उनको हम अलग से बैच में इसका एक्सेस दे रहे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आपने ऑलरेडी इनरोल करा रखा है, बराबर है क्या? बाकी जो है उनके लिए पेड है, आप चाहो तो उसको ऐसे ले सकते हो। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करो। क्या तकलीफ क्या होती है वीडियो को लाइक करने में यार? तुम 3 डिजिट में जुड़ते हो, लाइक 2 डिजिट में करते हो, शर्म आता है?
शर्म आता है थोड़ा सा भी? पता नहीं क्या तकलीफ होता है, इतना बोलना पड़ता है, उसके बाद जाके लाइक करते, क्या तकलीफ क्या होता है लाइक करने में? प्रोत्साहन बढ़ाओ, प्रोत्साहन बढ़ाओ, मोटिवेट करो यार, तुमको इतना मोटिवेशन मिल रहा है, एनर्जी से फटाफट करो। चलिए लास्ट में करते हैं सर, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए सो भाई और बहनों, आज हम शुरू कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की अगर मैं बात करूं तो वो तीसरा स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ध्यान से देखिएगा, अपने द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर, अपने द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर एजेंसी वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है। जैसे कि अपन ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ा तो इंडेमनिटी डिफाइन था, हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ा तो गारंटी डिफाइन था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। वैसे ही आज अपन जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ रहे हैं तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को डिफाइन नहीं किया है, इनने डिफाइन किया है कि एजेंट कौन होता है और प्रिंसिपल कौन होता है, सेक्शन नंबर 182 के अंदर। बराबर है क्या? तो एजेंट के लिए क्या बोला? मींस अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसको एम्प्लॉय किया गया है, जो एक्ट करेगा अनदर के लिए और रिप्रेजेंट करेगा अनदर को। बात करें प्रिंसिपल की तो बोले ये एक ऐसा पर्सन है जो कि फॉर होम सच एक्ट इज डन, यानी कि जो एक्ट कर रहा है ना एजेंट, ये इसके लिए कर रहा है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना एजेंट, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे एजेंसी को डिफाइन नहीं किया, यहां पे आपको एजेंट को और प्रिंसिपल को डिफाइन किया कि एजेंट मींस अ पर्सन हु रिप्रेजेंट अनदर और हु एक्ट फॉर अदर पर्सन, और प्रिंसिपल का मतलब जिसके लिए को वो रिप्रेजेंट करता है थर्ड पार्टी से डीलिंग करने में। बराबर है क्या? ठीक है, हाँ जी, वॉइस सबका सही आ रहा है, नहीं तो अभी लोग तांडव मचा दिए रहते हैं अगर वॉइस सही नहीं आता तो। एवरीबॉडी आर विथ मी? वॉइस सही आ रहा है सबको? वॉइस सही आ रहा है सबको? एवरीबॉडी वॉइस सही आ रहा है सबको? एवरीबॉडी कम ऑन, अरे वॉइस सही आ रहा है फटाफट बताइए, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वॉइस सही आ रहा है? 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 बताइएगा बताइएगा बताइए। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जिसको सही नहीं आ रहा है भैया आप लोग रिकनेक्ट करिए, लैग वैग तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, मैं बराबर से देख रहा हूं यहाँ पे। अब मेरे भाई और बहनों, इस भूमिका में आगे बढ़ने से पहले कि भैया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है, एजेंसी नहीं डिफाइन किया, छोटा सा डेफिनेशन दे दिया कि एजेंट मींस अ पर्सन हु एक्ट फॉर अदर पर्सन और हु रिप्रेजेंट अदर पर्सन इन डीलिंग विद थर्ड पार्टी। प्रिंसिपल मींस अ पर्सन फ्रॉम होम सच एक्ट इज डन और फ्रॉम होम सच रिप्रेजेंटेशन इज डन। बराबर है क्या? अब बात को समझना, क्या तुमको ये बेसिक डिफरेंस पता है? सबसे पहले अगर तुमको ये डिफरेंस पता रहेगा ना तब जाके तुम इसको अच्छे से समझ पाओगे। क्या तुमको एम्प्लॉय और एजेंट के बीच का डिफरेंस पता है क्या? क्या तुमको एम्प्लॉय और एजेंट के बीच का डिफरेंस पता है क्या? अगर पता है फटाफट फटाफट डिफरेंस बताते जाओ, क्योंकि ये डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। ये डिफरेंस तुमको नहीं समझ में आएगा तो तुम ढंग से इसको समझ ही नहीं पाओगे। एजेंट और एम्प्लॉय के बीच का डिफरेंस पता है क्या? एवरीबॉडी कम ऑन, एजेंट और एम्प्लॉय का डिफरेंस पता है क्या? फटाफट रिप्लाई करेंगे। ठीक है ठीक है, मोहम्मद जी कह रहे एक को कमीशन मिलता है, एक को रेम्युनरेशन मिलता है। ये भी बात सही है कि चलो भैया ये अगर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को अपन क्या दे देंगे? रेम्युनरेशन। ये तो बड़ा बड़ा सस्ता सा डिफरेंस है, बड़ा सस्ता डिफरेंस है, ये बहुत सस्ता डिफरेंस है। कुछ अच्छा डिफरेंस बताओ, ये बहुत सस्ता डिफरेंस है। हाँ सबको वही पता है, मेरे को पता है, सब ने एक ही बताया, ये बड़ा सस्ता डिफरेंस है, बड़ा सस्ता। एजेंट कॉन्ट्रैक्ट पर वर्क करता है, कॉन्ट्रैक्ट पर वर्क करता है बेटा, एम्प्लॉय भी तो कॉन्ट्रैक्ट पे ही वर्क करता है। ठीक है, लायबल टू प्रिंसिपल, नॉट लायबल टू प्रिंसिपल। अच्छा, एम्प्लॉय लायबल नहीं होता प्रिंसिपल को अपने, सिर्फ एजेंट ही लायबल होता। एजेंट रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को। हाँ, एक सुजान का अच्छा आया कि एजेंट क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को, लेकिन एम्प्लॉय ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन का पावर रखता नहीं है। चलिए, आप बड़े सस्ते 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 वाले दे रहे हो, मैं तुमको थोड़ा सा महंगा वाला बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये समझ के लो, एक तो बेसिक डिफरेंस है कि भाई ये कमीशन लेता है, ये रेम्युनरेशन लेता है। ये रिप्रेजेंटेशन का पावर नहीं रखता, लेकिन एजेंट अपना रिप्रेजेंटेशन का पावर रखता है। अब ध्यान से समझना, एजेंट जो है ना, वो जरूरी नहीं कि एक ही प्रिंसिपल का क्या रहे, एजेंट रहे, वो अनेक प्रिंसिपल का एजेंट रह सकता है। लेकिन आमतौर पर जो एम्प्लॉय रहेगा, जो सर्वेंट रहेगा, वो एक ही
मास्टर का एम्प्लॉय रहता है। आइए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिफरेंस बताए हैं एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में, वो आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले, एजेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो एक्ट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल और कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन बना सकता है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में, लेकिन ये पावर जनरली किसके पास नहीं होता? सर्वेंट के पास। प्रिंसिपल के पास राइट होता है, वो डायरेक्ट करता है एजेंट को कि भाई क्या करना है, हाँ कि ना। बट अ मास्टर हैज नॉट ओनली दैट राइट बट ऑल्सो राइट टू से दैट हाउ इट इज टू बी डन। मोड ऑफ रेमुनरेशन जो है जनरली डिफरेंस होता है। सर्वेंट को क्या मिलती है? सैलरी या वेजेस। एजेंट को क्या मिलता है? कमीशन। मास्टर जो है लायबल होता है रॉन्ग अगर कौन करता है? सर्वेंट, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन प्रिंसिपल लायबल होता है एजेंट के लिए विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। क्या फर्क है सर? क्या फर्क है? ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये स्कोप ऑफ अथॉरिटी है। क्या फर्क है? कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब, मान लीजिए एक मास्टर है, मास्टर ने एक सर्वेंट रखा हुआ है। अब सर्वेंट रखा हुआ है तो सर्वेंट क्या कर रहा है? मतलब माली है, मान लो नौकर रखा हुआ है एक माली को, माली पेड़ वेड़ काट रहा है, घास वास काट रहा है, ये सारे काम कर रहा है। अब क्या हो रहा था, जब वो काट रहा था काट रहा था काट रहा था काट रहा था काट रहा था, ऐसे करते करते दीवार जुड़ी हुई है, पड़ोसी की दीवार में भी झाड़ियां हैं, हमारी दीवार में भी झाड़ियां हैं। काटते 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 गलती से पड़ोसी के भी झाड़ियों को काट देता है, उसका नुकसान हो गया, उसको बड़ी झाड़ियां चाहिए थी। क्या ये जो एम्प्लॉय है, क्या ये जो सर्वेंट है, ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर रहा था? द आंसर इज यस। सामने जो नुकसान हुआ भरपाई करनी पड़ेगी मास्टर को। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहां पे लिखा स्कोप ऑफ अथॉरिटी। स्कोप ऑफ अथॉरिटी मतलब एजेंट की जितनी औकात सेट की गई है उतने के लिए ही प्रिंसिपल लायबल रहेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने एक एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट को बोला ये मेरा घर है, घर को 25,000 के रेंट में चढ़ाना है। एजेंट की अथॉरिटी कितनी थी? कम से कम 25,000 में रेंट में चढ़ाने की। एजेंट ने चढ़ाया 20,000 रुपए में। चलो मैं कहता हूं सामने वाले ने गुड फेथ में 20,000 में लिया, ठीक है डन। सामने वाला 20 देगा, मैं हर महीने एजेंट से 5,000 रुपए लूंगा, क्योंकि तेरे को वो अथॉरिटी नहीं थी जो तूने एक्सरसाइज की, तू जिम्मेवार होगा। तो विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी प्रिंसिपल लायबल होता है, और यहाँ पे इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो लायबल होता है। एवरीबॉडी, मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा आपको, बराबर है क्या? सर्वेंट जो है यूजुअली सर्व वन मास्टर, आमतौर पर एक ही मास्टर को करता है, लेकिन जो एजेंट है वो अनेक प्रिंसिपल के लिए काम कर सकता है। तो अगर मैं आपको डिफरेंस को वापस से रिकैप करके दूं, तो सबसे पहले एजेंट के पास कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी वाला पावर होता है जो कि सर्वेंट के पास नहीं होता। दूसरा, प्रिंसिपल जो रहता है ना, वो एजेंट को डायरेक्ट तो करता ही है साथ साथ में कि भैया ऐसे काम करो, लेकिन जो मास्टर होता है वो सिर्फ ये राइट नहीं रखता डायरेक्ट करे, वो कैसे होना चाहिए ये भी बताता है। एक को कमीशन मिलती, दूसरे को क्या मिलती है? सैलरी। मास्टर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लायबल होता है, प्रिंसिपल स्कोप ऑफ अथॉरिटी में लायबल होता है। सर्वेंट आमतौर पर एक ही मास्टर को सर्व करता है, लेकिन एजेंट अनेक प्रिंसिपल को सर्व कर सकता है। मेरे को ये पूरा विश्वास है, इसके पहले ये डिफरेंस आपने कहीं नहीं पाया होगा, ये मेरी गारंटी है आपको। ये डिफरेंस एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये डिफरेंस एक बारीक क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि यार एजेंट एक्चुअल में होता क्या, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ रहे हैं, हम सर्वेंट को गलती से एजेंट ना मान के उसके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के प्रोविजन ना लगा दे, इसीलिए हम ये डिफरेंस पढ़ते हैं कि ये सिर्फ एजेंट के ऊपर ये वाला क्या लगेगा? प्रोविजन लगेगा, बराबर है क्या? चलिए ध्यान दीजिएगा, फटाफट वीडियो को शेयर करिए लोगों के साथ और लाइक करिए जोर से दबा के, बराबर है क्या? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। तो ये तो हो गया यहाँ पे डिफरेंस वाली बात। अब मैं वापस आता हूं एजेंसी। एजेंसी के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर एजेंसी को डिफाइन किया गया नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को डिफाइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को डिफाइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को डिफाइन किया है, लीन को डिफाइन किया गया है, सबको डिफाइन किया है। लेकिन जब बात आ रही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, तो यहाँ पे एजेंसी डिफाइन नहीं की गई, एजेंट को और प्रिंसिपल को डिफाइन कर दिया गया। बोले एजेंट वो व्यक्ति है जो दूसरे के लिए एक्ट करता है, एजेंट वो व्यक्ति है जो दूसरे को रिप्रेजेंट करता है, और प्रिंसिपल वो व्यक्ति है जिसके लिए वो एजेंट एक्ट कर रहा है और जिसको वो एजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया सर? सर मान लो अगर अपने को टेस्ट ऑफ एजेंसी देखनी है, टेस्ट ऑफ एजेंसी मतलब हम कैसे माने कि एक व्यक्ति एजेंट है, दूसरा व्यक्ति प्रिंसिपल है।
हाँ कि ना जी? तो ध्यान से समझना इस बात को। बोले जब किसी पर्सन के पास इतनी औकात है, औकात का मतलब क्या है? कैपेसिटी। जब किसी पर्सन के पास इतनी औकात है कि अपने प्रिंसिपल को बांध सकता है, कैसे? एंड मेक हिम आंसरेबल टू थर्ड पार्टी, और स्टैब्लिश कर सकता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तब मान लेना वो व्यक्ति एजेंट और दूसरा प्रिंसिपल है। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से समझना। जैसे कि क्या होता है, आमतौर पर आप बड़ी सिटी में जाओगे ना, तो बड़ी सिटी में जो घर होते हैं उनको किराए से चढ़ाने के लिए मालिक खुद इन्वॉल्व नहीं होता। हाँ, अलग अलग ऐप में अगर वो ऐड डाल दिया, नो ब्रोकर में ऐड डाल दिया, OLX में ऐड डाल दिया तो ठीक है। आमतौर पर ये ऐड डलवाने के अलावा भी वो किसको एम्प्लॉय करता है? एक एजेंट को एम्प्लॉय करता है कि भाई कोई अच्छा ग्राहक मिले तो बता देना। अब उसको वो बताता है कि देख भाई, मार्केट रेट क्या चल रहा है इस घर का, 50,000 रुपए के आसपास चल रहा है। तू 55 से 60,000 से बात करना शुरू करना, कम से कम 50,000 रुपए तो मेरे को चाहिए ही चाहिए इस घर का, बराबर है क्या? अब सामने वाले को तुम इतनी अथॉरिटी दे रहे हो कि 50,000 मिनिमम में अगर कोई मिला तो तू उसको ले लेना, और 2 महीने का उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेना, जो कि घर खाली करने के बाद मिलेगा, और 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा घर खाली करने के पहले। ऐसे करके तुमने एक एजेंट को अपॉइंट किया। तो तुमने एजेंट को अपॉइंट किया, तुमने उसको उसकी औकात सेट करके दी। अब उसके पास कैपेसिटी है, अब वो थर्ड पार्टी के पास जाएगा, बोले एकदम चोखा घर है, फुल्ली फर्निश्ड है, AC लगा हुआ है, गद्दे जबरदस्त है, जबरदस्त गद्दे हैं, इंपॉर्टेंट है गद्दे भी, हर रूम में AC लगी हुई है, बाथरूम में शावर लगा हुआ है, इंपॉर्टेंट है शावर भी, सब लगा हुआ है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? प्रिंसिपल के घर को, और कह रहा है 55,000 रुपए का रेंट रहेगा और आपको 2 महीने का एडवांस। ये जो कैपेसिटी में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये औकात किसने सेट की? प्रिंसिपल ने। तो क्या उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि आज वो थर्ड पार्टी डन कर देता है, बयाना दे देता है, बयाना बयाना ए ले 55,000 रुपए 1 महीने का रेंट, हो गया, प्रिंसिपल बंध गया, प्रिंसिपल बंद गया यहाँ पे। अब बयाना देने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, अमाउंट देने के बाद, टोकन अमाउंट देने के बाद, क्या प्रिंसिपल को कल कोई 70,000 रुपए दे देता है उस घर का? क्या प्रिंसिपल वो घर को 70,000 वाले इंसान को दे सकता है क्या? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसने किया? एजेंट ने किया। प्रिंसिपल को बाद में नो ब्रोकर से, अलग से ऐप से आया 70,000 रुपए का ग्राहक, क्या 70,000 रुपए के ग्राहक को दे सकता है? क्या 70,000 वाले ग्राहक को दे सकता है? बताइए। नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि एजेंट के पास कैपेसिटी थी, एजेंट के पास औकात थी कि एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट करके अपने प्रिंसिपल को क्या कर दिया? बांध दिया। बांध दिया यानी कि बाइंड कर दिया। कैसे बाइंड कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट करके। अब वो आंसरेबल है थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी बोलेगा चल पैसे तो तू वापस करेगा, साले डैमेज भी देगा अगर किसी और को घर दिया तो, बराबर है क्या? यहां पे लिखा है देखो, एंड करके क्या लिखा है? कैन स्टैब्लिश प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैन स्टैब्लिश प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बना देना। तो ये प्रिंसिपल जो है और जो थर्ड पार्टी है उनके बीच में रेंट एग्रीमेंट का बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। अगर उसके अंदर इतनी औकात है तो यस, वो बंदा एजेंट है, ऊपर वाला प्रिंसिपल है, और यस ये एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है। एवरीबॉडी आर विथ मी? ठीक है, चलिए सर यहां भी समझ में आया। अब रूल ऑफ एजेंसी जो है ये कौन से मैगजीम में बेस्ड है? एक मैगजीम है क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। इसका मतलब होता है ही हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट एक्ट हिमसेल्फ। कहने का मतलब ही यानी कि प्रिंसिपल जो कि एजेंट के थ्रू एक्ट कर रहा है, मानना वो खुद ही एक्ट कर रहा है। एजेंट तो एक इंटरमीडियरी है, बिचौलिया है, बिचौलिया है। अब मेरी बात को समझना, देखो क्या लिखा है सेक्शन नंबर 183 में। 182 में आपको यह बताया कि एजेंट कौन है और प्रिंसिपल कौन है। 183 के अंदर आपको यह बताया जा रहा है कि हु में एम्प्लॉय एन एजेंट, एजेंट कौन बना सकता है? तो बोले एजेंट वही बंदा बनाएगा जो मेजर है और साउंड माइंड का है, वो एजेंट को एम्प्लॉय कर सकता है। सीधी सी बात, सेक्शन 11 के अंदर जो कैपेसिटी ऑफ पार्टी दी हुई है वो अप्लाई कर रहा है कि एजेंट वही बंदा रहेगा जो मेजर रहेगा, जो साउंड माइंड का रहेगा, वही व्यक्ति एजेंट को क्या कर सकता है? अपॉइंट करने के क्वालिफाइड है। डिस्क्वालिफाइड कौन है? जो माइनर है और जो पर्सन ऑफ क्या है? अनसाउंड माइंड। बट पॉइंट ये तो वो है कि एजेंट कौन अपॉइंट कर सकता है। पॉइंट अब यह आता है कि एजेंट कौन बन सकता है। 184 में इतनी प्यारी डेफिनेशन दी, देखो क्या लिखा है, एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट।
एनी पर्सन, अब एनी पर्सन बोला तो यहां पे जैसे ऊपर मेजर और साउंड माइंड बोला, तो यहां पे यानी कि अनसाउंड माइंड वाला भी व्यक्ति और साथ साथ में माइनर भी क्या बन सकता है, एजेंट बन सकता है। क्या तुम मेरे साथ हो मेरे भाई और बहनों? क्या माइनर और अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति भी एजेंट बन सकता है? क्योंकि 183 184 साफ बोल रहा है एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट, कोई भी बन सकता है एजेंट। हालांकि तुम देखोगे तो प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति को क्या करोगे, अपॉइंट करोगे एज एन एजेंट। लेकिन थ्योरेटिकली लॉ के शब्दों को चिपक के अगर आप इंटरप्रिटेशन करोगे तो वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ पे साफ लिखा है एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट, तो भले वो अनसाउंड माइंड का हो, भले वो माइनर हो, वो बन सकता है। बराबर है क्या लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स? एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट। अब सूरज दुबे कह रहा है, सूरज दुबे कह रहा है क्या इंसॉल्वेंट पर्सन बन सकता है क्या? हाँ बन सकता है, क्योंकि वो जो इंसॉल्वेंट पर्सन है वो अपने लिए थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो तो प्रिंसिपल के लिए कर रहा है। अब यही कारण है यहाँ पे जो एनी पर्सन लिखा हुआ है ना, एनी पर्सन का कारण ही क्या है? अरे भैया वो एजेंट है, वो अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए। क्या प्रिंसिपल कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग है? हाँ तो कर सकता है। ये तो बिचौलिया है, ये थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट में बंध रहा है। माइनर क्या है? 18 साल से कम का व्यक्ति है, हाँ कि ना? तो क्या वो अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? नहीं, प्रिंसिपल के लिए। क्या प्रिंसिपल के पास कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी? द आंसर इज यस। वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, थर्ड पर्सन कर रहा है, तो इन दोनों का मेजर और इन दोनों का साउंड होना जरूरी है। जो माइनर है, जो एजेंट है, जो खुद अनसाउंड माइंड का है या खुद माइनर है, वो अपने लिए थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए तो बोला एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट। एवरीबॉडी, चलिए बहुत बढ़िया सर, यहां तक की भी चीजें समझ में आ गई है, बहुत शानदार उम्दा प्रदर्शन। अब मैं आ रहा हूं मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी के अंदर। मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, कितनी तरीके से आप एजेंसी बना सकते हो, कितने तरीके से आप एजेंसी बना सकते हो। ठीक है भैया, आज के लेक्चर का बैकअप नहीं रहेगा, कृपा करें इसका ध्यान रखें, अपने दोस्तों को फटाफट बुला ले, कंटेंट दोबारा मिलेगा नहीं। अच्छा खुशी की बात यह है, वो जो एक बंदा था भव्य करके, बराबर है क्या, उसके खिलाफ कंप्लेन किए थे, पकड़ाया वो आईपी एड्रेस में, अभी एफआईआर रजिस्टर हो गई है उसके खिलाफ, बहुत जल्द वो मिलने आने वाला है, उससे बात हुई है, हाँ कि ना? तो अपने दोस्तों को बताना ये सारी बातें, फालतू हरकत कर रहा था तो सब पिटाया है, हाँ कि ना? चलिए ध्यान दीजिएगा एवरीबॉडी। मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, बराबर है क्या? कितने तरीके से आप एजेंसी बना सकते हो, बरोबर है क्या? तो देखो सबसे पहला है एक्सप्रेस एग्रीमेंट। एक्सप्रेस एग्रीमेंट या तो शब्दों से यानी कि बोल के या तो लिख के, बरोबर है क्या? ठीक है सर, लाइव में बुलाना उसको, हाँ वो गायब ही हो गया उस दिन से, जब से बुलाया उसको वो गायब ही हो गया है, अभी बहुत जल्द आएगा वो, ठीक है? चलिए, तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट, अब ध्यान से समझना भाई, मैं बढ़िया बाबू बना, बाबू बन के चले गया मैं लंदन, बराबर है? अब वहां पे वकालत की क्या प्रैक्टिस कर रहा हूं, आदित्य जादव कह रहा है क्या किया उसने, बहुत बड़ा अपराध किया बेटा उसने, बहुत बड़ा अपराध किया, बता नहीं सकते, हीनियस ऑफेंस, बताया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। मत मत सुन भाई, डिस्टर्ब हो जाएगा तू, मत सुन भाई, इतना बड़ा अपराध के क्या ही बताऊं मैं तेरे को, बराबर है क्या? ठीक है, चलिए ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अभी चल रहा है, 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 देखो चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, देखो बराबर आ गया, अभी बराबर आ गया, बराबर आ गया, अभी सही है, 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 हाँ अभी सही है, अभी सही है, अभी सही है ना, अभी सही है, देखो अभी बराबर चल रहा है, अभी बराबर चल रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी बराबर चल रहा है, अभी बराबर चल रहा है, देखो अब ओके है, अब ओके है, अब ओके है, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। आदित्य कह रहा है क्या किया सर बताइए ना, कुछ नहीं बेटा, वीडियो को रिकॉर्ड करके टेलीग्राम में बेच रहा था, करवा दी एफआईआर उसके खिलाफ। चलिए ध्यान से सुनना बात को, एक्सप्रेस एग्रीमेंट, एक्सप्रेस एग्रीमेंट, बराबर है क्या? एक्सप्रेस एग्रीमेंट में दो चीज है, एक अपना है स्पोकन, एक है रिटर्न। स्पोकन तो चलो सबको समझता है, रिटर्न को ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा भाई मैं पढ़ लिख के चले गया लंदन, अब लंदन से हूं मैं, बार बार तो इंडिया नहीं आ पाऊंगा, तो इंडिया में मेरा एक घर है,
उसको मेरे को किराए पे देना है। अब किराएदार आता है, 11 महीने रहता है, फिर कोई 6 महीने रहता है, चले जाता है, बराबर है क्या? तो मैंने क्या किया दुबे जी को, बराबर है क्या, दुबे जी को एक पावर ऑफ अटर्नी बना के दे दी कि इस घर को किराए से चढ़ाने से संबंधित तुमको मैं पावर देता हूं, बराबर है क्या? तो रिटर्न में मैंने इसको क्या दे दिया, पावर ऑफ अटर्नी साइन करके दे दी, इसको ऑथराइज कर लिया। इसको क्या बोलेंगे, इस रिटर्न पावर ऑफ अटर्नी को बोलेंगे रिटर्न में आपने क्या कर दिया, एक एजेंट को अपॉइंट कर लिया। आप चाहो तो स्पोकन में कर लो, यानी कि बिना लिखित में, ओरल में भी आपका एजेंट अपॉइंट होगा, आप चाहो तो राइटिंग में कर लो, बराबर है क्या? चलिए, बहुत बढ़िया है। अब उसके बाद अपने पास क्या आता है, इंप्लाइड अपॉइंटमेंट। इंप्लाइड अपॉइंटमेंट को ध्यान से समझना, लिखा है फ्रॉम सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस और फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। दोनों एक ही है, ध्यान से समझना। जैसे कि मान लीजिए दुबे जी हैं, दुबे जी की एक शॉप है, दुबे जी की एक शॉप है, दुबे जी का फार्मास्यूटिकल का शॉप है। दुबे जी सब कुछ रखते हैं, खिलौने भी रखते हैं, दवाइयां भी रखते हैं, सब रखते हैं। दुबे जी एकदम वैरायटी ऑफ मेडिसिन रखते हैं, वैरायटी ऑफ टॉयज रखते हैं, सब रखे दुबे जी। अब दुबे जी क्या है भैया, बन गए, CS CMA हो गए, और दुबे जी चले गए यहां से दुबई। दुबे जी कहां चले गए, दुबई चले गए। अब दुबे जी दुबई चले गए तो भाई एक आदमी तो बैठाना पड़ेगा यहाँ पे। तो दुबे जी का जो सर्वेंट हुआ करता था, उसका नाम था शर्मा करके, बरोबर है क्या? अब शर्मा ख्याल रखने लग गया किसकी, दुकान का। अब क्या है, दुबे जी तो आते ही नहीं है, दुबे जी ने सीसीटीवी कैमरा लगा लिया, दुबई से बैठ के सीसीटीवी कैमरे में सब देखते रहते, कौन सा खिलाना कौन लेके जा रहा है, हाँ कि ना? ठीक है, ठीक है। तो अब ऐसा है मेरे भाई और बहनों कि दुबे जी जो सीसीटीवी कैमरा से दुबई से देख रहे हैं। अब ये शर्मा जी क्या करता है, सामान बेचता है, सामान बेचने के बाद पैसा इकट्ठा होता है, सब पैसा इकट्ठा होता है। अब सामान खाली हो गया तो ये जाता है मार्केट में जाके दुबे जी के नाम से बिल फड़वाता है, और दुबे जी के नाम से सामान लाता है, और दुबे जी के ही जो पैसे को इकट्ठा किया वही से बेचता है, बराबर है क्या? और ऐसे 2-3 साल से चल रहा है, जब से दुबे जी गए हुए। क्या मैं कह सकता हूं, वैसे तो था वो सर्वेंट, लेकिन अब एक्ट कर रहा है एज एन इम्प्लाइड अपॉइंटमेंट वाला एजेंट। वैसे तो था वो सर्वेंट, लेकिन अब एक्ट कर रहा है एज एन एम्प्लॉयड अपॉइंटमेंट वाला एजेंट, क्योंकि जाता है मार्केट में, दुबे जी के नाम से बिल फड़वाता है, सामान लाता है, दुबे जी के खाते से ही पैसे देता है, और सारी चीजें वही संभाल रहा है, अब वही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको बोलते हैं इम्प्लाइड। ना तो दुबे जी ने उसको बोल के एजेंट अपॉइंट किया, ना तो लिख के अपॉइंट किया, परिस्थितियां ऐसी बन गई, सरकमस्टांसेस ऐसे बन गए, और उसके कंडक्ट को देख के ये समझ में आ रहा है कि अब दुबे जी, शर्मा जी जो है वो एज एन एजेंट काम कर रहे हैं। कैसा, इम्प्लाइडली, परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि दुबे जी बाहर चले गए, अब शर्मा जी एज एन एजेंट काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, उम्दा प्रदर्शन। अब आता देखो एजेंसी बाय स्टॉपेल। एजेंसी बाय स्टॉपेल, वैसे स्टॉपेल का मतलब क्या होता है कि दैट यू हैव मेड सम काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम व्हिच यू कैन नॉट डिनाई आफ्टरवर्ड्स। तो इसका बड़ा सिंपल रूल है जो अपन कॉन्ट्रैक्ट से पढ़ते आ रहे हैं, once you have made any statement you cannot deny from that statement afterwards। याद आ रहा है क्या, यही नियम था। तो इसकी ना 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तब जाके आप स्टॉपेल का एजेंट बनते हो। पहला, रिप्रेजेंटेशन बाय द प्रिंसिपल एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली, ऐसा कोई रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति है वो एज एन एजेंट है। मैं एग्जांपल दूंगा। दूसरा, प्रिंसिपल नहीं, सामने वाले को प्रेरित किया है, मजबूर किया है ये मानने में कि हाँ भैया ये मेरा एजेंट है, और वो जो थर्ड पर्सन ने बिलीव किया और कॉन्ट्रैक्ट किया, अब प्रिंसिपल पीछे नहीं हट सकता। आइए चीजों को ध्यान से समझते हैं, वापस से लेते हैं। जैसे शर्मा जी हैं, तो शर्मा जी क्या करते हैं, अब शर्मा जी का भी काम है फार्मास्यूटिकल का, बट फार्मास्यूटिकल में भी ना शर्मा जी पर्टिकुलर कैटेगरी में काम करते हैं। पर्टिकुलर कैटेगरी अच्छी वाली कैटेगरी है, मतलब चीजों को प्रिवेंट करती है वो, बराबर है क्या? तो ऐसे अच्छी वाली चीजों को काम करते हैं। पर्टिकुलर नीश है फार्मास्यूटिकल में, क्योंकि क्योंकि शर्मा जी का क्या है, उसमें एक्सपर्टीज है। जिसकी एक्सपर्टीज नहीं होता वैसे ही बाहर हो जाता है। इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है तो मैं बाहर हूं करके, इस पे शर्मा जी की एक्सपर्टीज है, बराबर है? हाँ, शर्मा जी की एक्सपर्टीज, बराबर है क्या? तो शर्मा जी एक पर्टिकुलर नीश में काम करते हैं। तो शर्मा जी ने पांडे जी को, पांडे जी भी आए हुए हैं साथ में, तो शर्मा जी ने पांडे जी को ऑथराइज कर दिया, अपना एजेंट बना दिया, बराबर।
पांडे जी को बोलता है जितने नए प्रकार के खिलौने मार्केट में आते हैं ना सब ले आना। नए प्रकार के खिलौने जितने भी आएंगे, आजकल नए नए प्रकार के पूरा पैकेज आता है, रस्सा वस्सा बांधने के लिए, हथकड़ी वथकड़ी लगाने के लिए आती है सारी चीजें, पट्टी वट्टी बांधने के लिए भी आती है, सारे अच्छे अच्छे खिलौने ले आना नए नए मार्केट के जो ऐसे करेंगे। तो ये हर बार पांडे जी जाते हैं, हर बार पांडे जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर, अगर आपकी क्लास देखकर आपकी तरह पढ़ाता है तब भी कंप्लेन होएगी। हाँ मतलब डिपेंड कर रहा है कि उसको कितना कमर्शलाइज कर रहा है और मेरे को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, उस पर पता चलेगा। बराबर है क्या? तो ऐसे करके, तो ऐसे करके वो जाता था पांडे और ले लेके आता था। किसके नाम से लाता है? शर्मा जी के नाम से लाता है, पांडे लेके आता है। ठीक है, 6 महीने हो गए ऐसे ऐसे करके। कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए। अब क्या होता था, इसको पता चला, शर्मा जी को पता चला कि पांडे जी कुछ सामान अपने घर भी लेके जाते। शौकीन आदमी पांडे जी भी क्या, शौकीन आदमी, कुछ सामान अपने ही घर ले जाते थे। ऐसे कुछ तो गड़बड़ किए, बिल फटवाते थे पूरा दुकान के नाम से। किसके नाम से? पूरा बिल फटता था दुकान के नाम से। किसके नाम से? शर्मा जी के नाम से। लेकिन पांडे जी कुछ सामान घर ले जाते थे। बराबर है क्या? कुछ सामान घर ले जाते थे। ठीक है, अब इस परिस्थिति में क्या हुआ, जो शर्मा जी है इनको गुस्सा आया। उनने पांडे जी को बोला आज से तुम्हारा खिलौनों का काम बंद, तुम आओगे सिर्फ दुकान में बैठोगे और दुकान में धंधा संभालोगे, ये खिलौने का काम हम खुद देख लेंगे, खिलौनों का काम हम खुद देख लेंगे। बराबर है क्या? अब ऐसा है, ये रिवोक कर दिया। रिवोक करने के बाद भी कौन गया? पांडे जी गए। पांडे जी गए और खिलौने अपने घर ले गए। अब सामने वाले को क्या लग रहा है, भैया सामने वाले को तो तुमने ही रिप्रेजेंट किया था ना, 6 महीने से वही ले रहा है, तुमने ही तो रिप्रेजेंट किया था, तुम ही तो प्रिंसिपल थे। हाँ सामान दे दो, अपना ही बंदा है। सामने वाले को तुमने ही तो इंड्यूस किया, जो थर्ड पर्सन है पांडे, ये अपना ही बंदा है। और थर्ड पर्सन ने ये बिलीव किया, वो सामने वाला जो मार्केट का बंदा है बिलीव किया और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि भैया पांडे जी आपके एजेंट नहीं है, ये एजेंसी बाय स्टॉपेल है, प्रिंसिपल तुम लायबल रहोगे। भले एजेंट ने क्या किया, अनऑथराइज एक्ट किया, आपने रिवोक कर दिया था फिर भी एक्ट किया, लेकिन बात ये कि रिप्रेजेंट आप ही ने किया था, सामने वाले को आप ही ने रिप्रेजेंट किया था कि भैया पांडे मेरा एजेंट है। सामने वाला जो थर्ड पर्सन है वो प्रेरित हो गया, मान गया कि हाँ भाई बात सही है, और थर्ड पर्सन ने बिलीव करते हुए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बात खत्म है। भले अब पांडे जी अनऑथराइज एक्ट कर रहे हैं, भले अब पांडे जी अनऑथराइज एक्ट कर रहे, पांडे जी को कोई अधिकार नहीं है खिलौने खरीदने का, उनको दुकान में बैठने का अधिकार है, लेकिन फिर भी खरीदा। आप प्रिंसिपल लायबल हो क्योंकि आपने स्टॉपेल के रूल के तहत सामने वाले को बिलीव करवा दिया कि हाँ भाई पांडे मेरा एजेंट है। बराबर है क्या? ठीक है, चलिए ध्यान से समझना। फिर बोल रहा है बाय नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, कोई इमरजेंट सिचुएशन आ गई है। क्या आ गई है? इमरजेंट सिचुएशन आ गई है, बहुत जोर की सिचुएशन आ गई है, इमरजेंट सिचुएशन, इमरजेंट सिचुएशन है एवरीबॉडी। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैं यूके में रह रहा हूं, यूके में था तो मैंने दुबे जी को क्या बना दिया था, भाई दुबे जी आप हमारे घर के क्या है, केयर टेकर है, आप ही इसको भाड़े में चढ़ाएंगे, आप ही रेंट कलेक्ट करेंगे और आप ही हमको भेजेंगे। बराबर है क्या? अब रेंट वाला जो टेनेंट था वो चले गया, उसका काम हो गया, उसको कोई दूसरा घर मिल गया होगा। अब ये केयर टेकर थे, केयर टेकर थे तो अचानक से पता चला कि हमारे इंडिया वाले घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक रूम में आग लग गई है। बराबर है क्या? शॉर्ट सर्किट की वजह से एक रूम में आग लग गई है, ऐसे दुबे जी को पता चला। बराबर है क्या? एग्जाम्पल के तौर पे, तो दुबे जी का क्या, तुम ही तो केयर टेकर हो, तुम ही तो क्या हो, केयर टेकर। अब एजेंट और केयर टेकर में फर्क है, समझना, एजेंट और केयर टेकर में क्या है, फर्क है। दुबे जी को मैंने राइटिंग में पावर ऑफ अटर्नी देके क्या बना दिया था, एजेंट बना दिया था। अब मान लीजिए दुबे जी नहीं, क्योंकि वो अभी राइटिंग एग्रीमेंट करके वो क्या बना दिया, उनको मैंने एजेंट बना दिया। तो दुबे जी का ऐसा था कि भाई घर पे कोई रहता नहीं है, सामान अमान भी रखे हुए, तो दुबे जी ने अपनी तरफ से केयर टेकर अपॉइंट कर दिया वहां पे, दुबे जी ही उसको पैसा देते थे। अचानक से रात को आग लगी तो केयर टेकर क्या करे, एकदम हड़कंप मच गया, पानी लेके आग बुझाने लग गया। अब पॉइंट ये, वो तो था केयर टेकर, वो एजेंट नहीं था, एजेंट तो दुबे जी है, लेकिन अब जो केयर टेकर एक्ट कर रहा है ना, ही इज एक्टिंग नॉट एज अ केयर टेकर बट एज एन एजेंट in the emergency situation to protect the principal from the losses. Everybody are with me? So to prevent the principal from loss in an emergency situation, agent can do what he cannot do in the ordinary circumstances. अब जो केयर टेकर था,
केयर टेकर क्या किसी को रेंट में दे सकता है मेरा घर? नहीं दे सकता, वो तो केयर टेकर है। रेंट में कौन दे सकता था? दुबे जी। लेकिन दुबे जी तो रात को सो रहे थे, केयर टेकर को अपॉइंट किया था। केयर टेकर के पास कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी करने का अधिकार ही नहीं है, लेकिन आग लग गई तो वो इमरजेंसी सिचुएशन में वो भी काम कर सकता है जो ऑर्डिनरी नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। बाय रेटिफिकेशन, बाय रेटिफिकेशन। अब रेटिफिकेशन का मतलब समझिएगा ध्यान से। तुम वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो यार, क्या तकलीफ क्या है? क्या तकलीफ है? वीडियो को लाइक करिए फटाफट, ठीक है। सर सारे वीडियो ऐप पे भी मिलेंगे? हाँ बिल्कुल ऐप पे मिलेंगे। ऐप में पेड होके मिलते हैं बेटा, ठीक है। लाइव में फ्री है, लाइव के बाद प्राइवेट हो जाता है। फटाफट वीडियो को लाइक करिए जोर से। बाय रेटिफिकेशन, एवरीबॉडी आर विद मी? बाय रेटिफिकेशन, बाय रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सब्सीक्वेंट अप्रूवल। सब्सीक्वेंट अप्रूवल, सब्सीक्वेंट अप्रूवल का मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एजेंट की ना अथॉरिटी की एक औकात होती है, स्कोप ऑफ अथॉरिटी होती है एजेंट की। वो अपने अथॉरिटी के अंदर रह के काम करता है तो प्रिंसिपल उसके लिए लायबल रहता है। अपनी औकात के बाहर, अपनी अथॉरिटी के बाहर, अपने स्कोप ऑफ अथॉरिटी के बाहर जाके अगर काम करता है तो फिर उसके लिए एजेंट ही पर्सनल लायबल है, प्रिंसिपल लायबल नहीं होता। तो मानिए कोई ऐसी हरकत एजेंट कर रहा है जो उसके स्कोप ऑफ अथॉरिटी से बाहर है, आउटसाइड द अथॉरिटी है एजेंट के लिए, लेकिन स्टिल भले उसने अपनी औकात के बाहर जाके काम किया है, प्रिंसिपल उसको पुचकार रहा है, ए बेटा आज कर दिया बेटा, दोबारा मत करना ऐसे। इसको बोलते हैं सब्सीक्वेंट अप्रूवल। आज तूने ऐसा कर दिया है, दोबारा मत करना, बराबर है क्या? दोबारा मत करना। प्रमोद मित्तल कह रहे हैं संतोष सारे कमेंट पढ़ता है क्या? हाँ तो रिप्लाई ऐसे ही थोड़ी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करके, हाँ किसी ने पूछा है आके रिप्लाई कर दूंगा। पढ़ता है ना भाई, तभी तो रिप्लाई करता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सब्सीक्वेंट अप्रूवल का मतलब जो चीज के लिए एजेंट ऑथराइज नहीं था वो भी करता है, तो उस एक्ट को अगर एजेंट का, अगर प्रिंसिपल क्या कर देता है, अप्रूव कर देता है, भले अनऑथराइज था, उसको बोलते हैं रेटिफिकेशन। रेटिफाइंग द एक्ट विच वाज नॉट ऑथराइज्ड, सब्सीक्वेंट अप्रूवल, बराबर है क्या? चलिए ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले देखो लिखा है एक्ट डन है किसके द्वारा? वन पर्सन यानी कि एजेंट, ऑन बिहाफ ऑफ अनदर यानी कि कौन? प्रिंसिपल, बट विदाउट अथॉरिटी और नॉलेज ऑफ अनदर। अनदर यानी कि प्रिंसिपल के नॉलेज और अथॉरिटी में नहीं है, तो अदर पर्सन चाहे तो उसको क्या कर ले? रेटिफाई कर ले। इसको बोलेंगे एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। लेकिन डिसोन कर देता है, बोले जा तो खुद ही लायबल रहेगा, यहां पे कोई भी एजेंसी पिक्चर में आने वाली नहीं है। रेटिफाई किया तो एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, नहीं किया तो रेटिफिकेशन वाली पिक्चर में नहीं आएगी, बराबर है क्या? शर्मा जी कह रहे हैं हमें लगा कोई मैम रिप्लाई करती होगी। मैडम रहती है साथ में, लेकिन मैडम थोड़ी चैट वेट पढ़ते रहेगी, मैडम बाकी के काम करती है। चलिए ध्यान से सुनिएगा एवरीबॉडी। कितनी चीजें हो गई? एक हो गया एक्सप्रेस, दूसरा हो गया एम्प्लॉयड, तीसरा हो गया स्टॉपेल, चौथा हो गया नेसेसिटी, और पांचवा हो गया रेटिफिकेशन। 5 तरीके से आपने क्या बना दी? एजेंसी बना दी। सर आपने जैसे सीए इंटर बुक के लिए चार्ट बुक रेडी की है, वैसे सीएमए इंटर बुक की भी रेडी होगी। बेटा कहां सो रहा है दिव्यांश? बेटा तू किधर से आया? सीएमए इंटर वालों का चार्ट जमाने से रेडी है, पूरा इंडस्ट्रियल लॉ चार्ट में, पूरा एथिक्स चार्ट में, पूरा डायरेक्टर चार्ट में, पूरा कॉर्पोरेट लॉ चार्ट में, पूरा कमर्शियल लॉ चार्ट में, पूरा चार्ट ही चार्ट है भाई। किधर से आ रहा है तू? कहां से आ रहा है भाई तू? हाँ मतलब मेरे को तो पता है, जहां तक मैंने सीए इंटर का चार्ट बुक बाद में बनाया था, सीएमए इंटर का पहले बनाया था। हाँ तेरा सुबह हो गया रे मामू। हाँ चलिए फटाफट, बहुत बढ़िया, ठीक है। ध्यान से सुनना बात को। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन का मतलब समझना, जैसे कि आपने समझ तो लिया कि किसको बोलेंगे एजेंसी, रेटिफिकेशन वाली एजेंसी किसको बोलेंगे, तो आपने समझ लिया। अब पॉइंट ये एसेंशियल क्या है, अगर ए से लेके पूरा एफ तक के, यानी कि जब ये पूरे के पूरे 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि एफ एक इधर भी है, टोटल 7 पॉइंट जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे, ये सातों कंडीशन जब तक कंप्लाई नहीं होगी, तब तक एजेंसी बाय रेटिफिकेशन को वैलिड माना नहीं जाएगा। तो अगर वैलिड रेटिफिकेशन एजेंसी को अगर बनाना है, बराबर है क्या? वैलिड रेटिफिकेशन एजेंसी को क्या करना है? बनाना है। तो इस परिस्थिति में अपने को ये सारी कंडीशन को कंप्लाई करना है। कंडीशन नंबर 1, रेटिफिकेशन या तो एक्सप्रेस होनी चाहिए या तो क्या होनी चाहिए?
इम्प्लाइड होनी चाहिए, बराबर है क्या? रेटिफिकेशन क्या होनी चाहिए? रेटिफिकेशन क्या होनी चाहिए? या तो एक्सप्रेस होनी चाहिए या तो इम्प्लाइड। अब एक्सप्रेस का तो एग्जांपल अनेक मिल जाएगा, तुम इम्प्लाइड का समझना। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि मित्तल जी है, मित्तल जी क्या करने लग गए पता है क्या? मित्तल जी क्या कर रहे हैं पता है क्या? मित्तल जी को मैंने अपने ऑफिस के रिसेप्शन में बैठाया था। रिसेप्शन में बैठा के मैंने बोला था इंक्वायरी लेना, इंक्वायरी करके आप एडमिशन लेना, और एडमिशन करके कैश इकट्ठे करना, और कैश इकट्ठे करके मेरे को देना। तो मेरे बिहाफ में मेरी फर्म के नाम से एडमिशन लेने का काम कर रहा है कौन? मित्तल जी। अब मित्तल जी क्या कर रहे हैं? पैसे आ गए, एक 50,000 रुपए मान लो इकट्ठा हो गए। 50,000 रुपए इकट्ठा हुए, इसके दोस्त को पैसे की जरूरत थी, मित्तल से मांगा। मित्तल बोले मेरे पास पैसे नहीं है। तो मित्तल का दोस्त कहता रहे तेरे बॉस को बोलना भैया वो पैसे देगा, वो तो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा। मित्तल ने मेरे 50,000 रुपए उठा के दे दिए अपने दोस्त को। मैं आके बोला आज का किधर गल्ला किधर है? तो मित्तल बोले सर आया था, ब्याज में चला दिया। मैं कहा किससे पूछ के ब्याज में चलाया? ऐसे उस समय बोला। लेकिन जब अगले महीने ब्याज आया ना, 10%, 5,000 रुपए ब्याज आया, उसको बराबर अपने जेब में रखा मैं, उसको बराबर अपने जेब में रखा। तो उसको क्या बोलेंगे? इम्प्लाइड रेटिफिकेशन। पहले तो मना किया, बाद में इंटरेस्ट खाने में मजा आ रहा है। मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज होता है, सुना कि नहीं कहावत कभी? मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। ये कहावत सुने? ये कहावत आमतौर पर तब बोली जाती है जैसे कि मान लो आप हो। आप कौन हो? जैसे कि मैं कहता हूं अभी गुप्ता जी है, बरोबर है क्या? गुप्ता जी के मान लो फादर साहब है, बराबर है क्या? फादर साहब है। अब ये गुप्ता जी कौन है? सन है। गुप्ता जी की भी तो आज नहीं तो कल शादी होगी। शादी होगी तो गुप्ता जी के पास दूसरी गुप्ता जी आएगी, बराबर। ये दोनों का मिलन होगा, मिलन से जूनियर जूनियर गुप्ता आएगा, जूनियर गुप्ता आएगा। अभी जूनियर गुप्ता जो है, ये जूनियर गुप्ता जो है क्या हो गया? जूनियर गुप्ता हो गया है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसके लिए? फादर साहब के लिए। फादर साहब के लिए प्रिंसिपल कौन था? प्रिंसिपल ये था। लेकिन मूल से ज्यादा प्यारा कौन हो जाता है? ब्याज हो जाता है दादाजी के लिए। समझ में आ रही के बात? हाँ कि ना? मूल से ज्यादा क्या प्यारा हो गया? ब्याज प्यारा हो गया। मूल तो गुप्ता जी थे, जूनियर गुप्ता ब्याज है, वो फिर भी प्यारे हैं, बराबर है क्या? चलिए ध्यान से समझना। एवरीबॉडी, रेटिफिकेशन मस्ट बी मेड विथ फुल नॉलेज ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट, बराबर है क्या? ठीक है। मिलन की जल्दी है, आहा, पुलकित जी ऐसा कह रहे हैं। हार्ट टचिंग एग्जांपल सर, एक नंबर। कई कई को किडनी भी टच हो जाता है और कई कई का वो भी टच हो जाता है इसमें। सुनना, ध्यान से सुनना। रेटिफिकेशन मस्ट बी मेड विथ फुल नॉलेज ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट। आप जो रेटिफाई करोगे ना, रेटिफाई करोगे फुल नॉलेज ऑफ मटेरियल फैक्ट। अगर मटेरियल फैक्ट का नॉलेज गलत बताया जा रहा है तो नहीं होगा। अब जैसे मित्तल जी थे, बराबर है क्या? मित्तल जी ने क्या किया? 50,000 रुपए मेरे ब्याज में चला दिए, बराबर है क्या? मेरे को कहता है सर 5% ब्याज आएगा। मैंने कहा चल ठीक है, खाली पड़ा रहता पैसा, इससे ब्याज है। बाद में पता चलता है 10% में चलाया था, 5% खुद रखते हो, 5% मेरे को देता है। ये मटेरियल फैक्ट, इंपॉर्टेंट बात है। मेरे को बाद में पता चला, रेटिफाई करने के बाद। मैं हाँ, इनवैलिड, इनवैलिड मटेरियल फैक्ट के साथ होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। एक व्यक्ति कह रहा है आपके ब्याज का नाम क्या है? पहले तू अपना नाम बता, उसके बाद अपना नाम बताने के बाद तू ये बात पूछेगा ही नहीं, मेरे को पता है। ठीक है। रेटिफिकेशन मस्ट बी ऑफ होल कॉन्ट्रैक्ट। रेटिफिकेशन मस्ट बी ऑफ होल कॉन्ट्रैक्ट, बराबर है क्या? ध्यान से समझना। ठीक है। रेटिफिकेशन मस्ट बी ऑफ होल कॉन्ट्रैक्ट, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का रेटिफिकेशन होना है, आधे का नहीं होने वाला। ध्यान से समझना। प्रिंसिपल कैन नॉट रेटिफाई पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बेनिफिशियल टू हिम एंड रिजेक्ट द रेस्ट। ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से समझना। अब होल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? जैसे मैंने दुबे जी को मान लो मेरे इंडिया में 4 प्रॉपर्टी है, सारी की सारी प्रॉपर्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। मैंने दुबे जी को उसमें पावर ऑफ अटर्नी कर दी, चारों घर को चढ़ा दे, बराबर है क्या? अब चारों घर को क्या बोला था मैंने? सब 2 BHK के हैं, सभी एक ही एरिया में है। मैंने 25,000 का रेंट बोला था। कम से कम 25,000 का क्या होना चाहिए? रेंट होना चाहिए, बराबर है क्या? बराबर, कम से कम 25,000 का रेंट होना चाहिए। तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ जो है ना, ये यूपीएससी के कोचिंग का हब है। तो सारे बच्चे एक साथ आए, बोले हम चारों घर एक साथ ले लेंगे, एक घर में 2 BHK का घर है, एक घर में हम 4-4 लोग रहेंगे, ऐसे करके चारों चढ़ा दो। तो दुबे जी ने क्या किया? दुबे जी ने ऐसा किया कि 2 लड़कियां आई थी, 2 लड़कियों का ग्रुप आया था,
और 2 लड़कों का ग्रुप आया था, बराबर है क्या। तो दुबे जी ने क्या किया, लड़कों वालों को बराबर 25,000 में दिया और जो लड़कियां आई थी उनको 20-20 हजार में दे दिया। फिर मैंने दुबे जी को बोला, मैंने दुबे जी ये क्या हरकत है तुम्हारी, ये तो तुम अनऑथराइज एक्ट कर रहे हो। दुबे जी कह रहे नहीं सर, मतलब अच्छी लड़की है सर, पढ़ने लिखने वाली बच्ची है, दुआ देंगी सर हमको। तो मैं क्या लड़के पढ़ने लिखने वाले नहीं थे? बोले नहीं सर, लौंडे लफंगे लग रहे थे बोले, इसलिए उनसे 25,000 रुपए भी लिया है और 1 महीने के रेंट एडवांस की जगह उनसे 3 महीने का रेंट एडवांस ही है। लड़की लोग से 1 महीने का ही लिया है, बोले पढ़ने लिखने वाली थोड़ी सी सभ्य लग रही है, बराबर है क्या। तो फिर हमने बोला कि चलो बातचीत करते हैं करके, तो हमको भी लगा भाई बात सही है, बात सही है। पॉइंट ये है कि रेटिफिकेशन जो होगा पूरे होल कॉन्ट्रैक्ट का होगा, या तो चारों को मिलेगा ऐसे, ऐसा नहीं जो तुम्हारे को अच्छा लग रहा है, जो तुम्हारे बेनिफिट में तुमको जो अच्छा लग रहा है उसके लिए कर लिए, बाकी को छोड़ दिए, ऐसे नहीं चलने वाला, बराबर है क्या, बराबर है क्या। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, रेटिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंजर थर्ड पर्सन। रेटिफिकेशन उसी एक्ट का होगा जिससे थर्ड पार्टी को नुकसान ना हो, ध्यान से समझना। जैसे कि हाँ, दुबे जी थोड़े से पिघल गए थे, बराबर है क्या, आमतौर पर ऐसा होता है कि पिघल जाते हैं, बराबर है क्या। सूरज दुबे कह रहे हैं कि सर आप नवंबर 23 वाले को बेयर एक्ट से पढ़ाते हो, कितना मजे, शुक्रिया बेटा, आपको भी बेयर एक्ट से ही पढ़ाएं बेटा, ऐसा कैसे बोल रहे हो बेटा, सब बेयर एक्ट से ही है, ध्यान से समझना। रेटिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज एक्ट, ध्यान से समझना। अनऑथराइज एक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो दुबे जी है, दुबे जी के पास मेरे 4 घर की क्या है, पावर ऑफ अटर्नी है, कर सकता है। अब 2 तो लड़कियों को दे दिया, 2 लड़कों को दिया। अब मान लो दुबे जी की खुद गर्लफ्रेंड आ रही है, दुबे जी की खुद गर्लफ्रेंड आ रही है यूपीएससी करने के लिए, तो दुबे जी ने 11 महीने का एग्रीमेंट किया था दोनों लड़कों के ग्रुप के साथ। एक घर को दुबे जी नोटिस भेज दे रहे हैं, घर खाली करो बोले, मास्टर ने बोला घर खाली करने के लिए, मेरे नाम से बिल फाड़ दे रहा है, क्यों, खुद की गर्लफ्रेंड आ रही है, खुद के साथ रहना है वहां पे। अरे भैया 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट किया हुआ है, उसको तुम सीधा नोटिस सर्व कर लो कि भाई 1 हफ्ते के अंदर घर खाली कर दे, तो इंजरी है थर्ड पर्सन को, ये रेटिफाई नहीं होगा, बराबर है क्या। अब रेटिफिकेशन मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम, एक रीजनेबल टाइम में आप रेटिफिकेशन करोगे, वो फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करेगा, कम्युनिकेट होना चाहिए, और सिर्फ लॉफुल एक्ट रेटिफाई हो सकता है, अनलॉफुल एक्ट रेटिफाई नहीं हो सकता है, बराबर है क्या। दुबे जी ने कत्ल कर दिया किसी का, अब भैया हम कत्ल करने के लिए थोड़ी रखे थे आपको, मैंने बोला चल आज कर लिए कल मत करना, ये थोड़ी चलेगा। आपने डिविडेंड पे कर दिया कैपिटल से, अनलॉफुल एक्ट है, कैसे इसको रेटिफाई करोगे। फॉर्जरी सिग्नेचर कर दिया, अनलॉफुल है, कैसे इसको रेटिफाई करोगे, बराबर है क्या। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपन एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी। एजेंट की अथॉरिटी किस हद तक है, एजेंट की अथॉरिटी किस हद तक है, एक्सटेंट बोला है, कौन सी हदों तक एजेंट की लायबिलिटी होती है, कब तक एजेंट लायबल होता है, बराबर है क्या। ध्यान से समझना बातों को, ध्यान से एकदम। प्रिंसिपल क्या है, बाउंड रहेगा, कैसे बाउंड रहेगा, बाय द एक्ट ऑफ एन एजेंट, एजेंट की हरकतों की वजह से कौन बाउंड रहने वाला है, प्रिंसिपल। इफ एजेंट एक्ट्स विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी, अगर एजेंट अपनी स्कोप ऑफ अथॉरिटी में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, एजेंट अगर अपनी स्कोप ऑफ अथॉरिटी में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो प्रिंसिपल लायबल होगा, ये तो अपने को पता है। तो बोले एजेंट की अथॉरिटी की हदें क्या है, कौन से हद तक एजेंट का अथॉरिटी है, और उसके बाद अगर अथॉरिटी नहीं है तो कब पर्सनली लायबल हो जाता है। तो बोले एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस ले लो, एक इमरजेंसी वाली ले लो। इमरजेंसी वाले में तो मैं तुमको अपना पर्सनल इंसिडेंस बताऊंगा, एकदम पर्सनल, वेरी मच पर्सनल, बरोबर है क्या। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होगा, ध्यान से समझना। मैंने दुबे जी को बोला कि भाई रेंट पे चढ़ा दो, तो दुबे जी ने वही जो 4 गुट को दिया था जिसमें 2 लड़कियों का ग्रुप था, तो 2 लड़कियों का ग्रुप था वहां पे, जिसको दुबे जी क्या मान लिए थे, अच्छा मान लिए थे। 1-1.5 महीने बाद पता चलता है कि वहां पे थोड़े से अलग गतिविधियां हो रही है, असामाजिक गतिविधियां हो रही है, और पड़ोसी रात रात को भाई कंप्लेन करने आ जाते, बोले अलग अलग प्रकार की आवाजें आती हैं करके। तो मैंने दुबे जी को बोला, मैं ये तो गलत बात है, तुम साला अच्छे अच्छे बोल के सभ्य घर के हैं, बोल दिए पापा की परियों को दे दिए घर, देखो पापा की परियां, हाँ कि ना। तो मैं ये तो बहुत गलत हो रहा है, मतलब तुरंत तुरंत जो भी हो रहा है समझो, एफआईआर लिखवाओ, घर खाली कराओ, क्योंकि दुबे जी घर खाली करवाने जा रहे हैं, तो दुबे जी को चमका देते हैं, बोले तुमको भी यही रख लेंगे, समझो। एक बार तो दुबे जी फोन करके बोले सर मेरे को भी ऑफर दे रहे रखने का, क्या करूं बोल के। तो मैंने बोला जितना बोला जा रहा है उतना करिए, बराबर है क्या।
ठीक है, तो ध्यान से चीजों को समझना, ध्यान से चीजों को समझना। अब दुबे जी को मैंने क्या बोल दिया, देखो भाई क्या करना है। अब दुबे जी का इस नॉर्मल, अब मैंने दुबे जी को क्या बोला, घर खाली कराओ, घर खाली कराओ। अब घर खाली करवाने के लिए अब दुबे जी को जो जो जरूरत पड़ेगी वो करेगा। जैसे मान लो दुबे जी को एक वकील की जरूरत लगेगी कंसल्टेंसी के लिए, भाई क्या करूं, मैं तो बाहर बैठा हूं यूके में, तो दुबे जी एक वकील को अपॉइंट करेंगे, वकील जाके एफआईआर दर्ज कराएगा, वकील ग्राउंड बताएगा, फिर आएगी अपनी पुलिस की दल बल आएगी, पुलिस का दल बल उनको खदेड़ेगा, देखेगा, समझेगा, क्या करेगा, ऐसे करके खाली करा के लेगा। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में एजेंट कैन डू एवरी लॉफुल थिंग टू कैरी ऑन द बिजनेस और द एक्ट परमिटेड बाय कस्टम। तो मैंने तो सिर्फ दुबे जी को खाली करवाने बोला, अब खाली करवाने के लिए वकील को अपॉइंट करना, एफआईआर लिखवाना सब जरूरी है, तो करके लेगा, बराबर है क्या। ऐसे ही मान लो दुबे जी को मैंने बोला, दुबे जी मेरा फंसा हुआ 1 लाख रुपए पांडे जी के पास से, मैं तो यूके में बैठा हूं, रिकवरी करवाओ। गए पांडे जी के बाद, वो पांडे जी थोड़े से धौस दिखा रहे, फिर वकील अपॉइंट करना पड़ा, वकील फिर एफआईआर करवाया, कोर्ट में कार्यवाही करवाया, उसके बाद वसूल हुए। तो नॉर्मल मैंने जो काम बोल दिया कि भाई वसूल कर, अब वसूल करने के लिए जो जो जरूरी होगा वो करेगा, नॉर्मल परिस्थिति है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, बराबर है क्या। ठीक, अब बात आती है इमरजेंसी की। इमरजेंसी यानी कि तुरंत एक्ट करना पड़ेगा, तत्कालीन प्रभाव से काम करना पड़ेगा, बराबर है क्या। एजेंट कैन डू ऑल सच एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फॉर लॉस। अब इसमें 4 परिस्थितियां आपको दिख रही है, देखो। इमरजेंसी में एजेंट हर वो कुछ काम कर सकता है जो उसकी अथॉरिटी में नहीं है, वो भी करेगा। ध्यान से समझना इस बात को, बराबर है क्या। पहला बोलता है कि एजेंट के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल, एजेंट बात नहीं कर पा रहा है किसी कारणवश प्रिंसिपल से, और एक्चुअल कमर्शियल नेसेसिटी है, एक्चुअल कमर्शियल नेसेसिटी है कि तुरंत एक्ट करना पड़ेगा, प्रॉम्प्टली एक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो प्रिंसिपल को नुकसान होगा। ठीक है, ठीक है। तीसरा, एजेंट ने वो हरकत की जो उसको सबसे रीजनेबल और प्रैक्टिकेबल लगी, एजेंट ने वो हरकत की जो उसको सबसे रीजनेबल और सबसे क्या लगी, प्रैक्टिकेबल लगी। ठीक है, और एजेंट ने गुड फेथ में एक्ट किया, प्रिंसिपल के बेनिफिट में एक्ट किया, बराबर है क्या। अब ध्यान से समझना, इसमें एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल है, एकदम जबरदस्त एग्जांपल है, मेरा ही है। क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। मैं किसी काम से गया था दिल्ली, अब मैं दिल्ली गया हूं, अब एक्चुअल में दिल्ली में से सब जुड़ा हुआ है, गुड़गांव जुड़ा हुआ है, आसपास की सारी चीजें जुड़ी हुई है। तो मैं दिल्ली के किसी नियर बाय सिटी में गया था, 4-5 घंटे के रास्ते में, और वहां से मैं दिल्ली वापस आ रहा था। और ऐसा था कि भाई अगले दिन जो है ना, अगले दिन धनतेरस था, उसके अगले दिन दिवाली थी। तो मैंने भाई एजेंट को फोन किया और एजेंट को बोला, भाई मैं रास्ते में हूं, बाय रोड आ रहा हूं एयरपोर्ट तक, बराबर है, तो भाई आप एक काम करो, एक टिकट निकाल के रखो। तो उसने मेरे को बताई कि सर टिकट निकाल तो रहा हूं, एक ही डायरेक्ट है, मतलब फटाफट कर दे। फिर मैंने देखा तो 2-3 डायरेक्ट टिकट थी कि भाई दिल्ली से तुम कहाँ आ जाओगे, सीधा सीधा अपने घर आ जाओगे बिलासपुर छत्तीसगढ़, क्योंकि मैं पुणे से गया था दिल्ली, और फिर दिल्ली से वापस आ रहा था अपने घर, क्योंकि अपना दिवाली का त्योहार था इसलिए आना था। तो जितनी भी डायरेक्ट फ्लाइट थी ना, जितनी भी डायरेक्ट फ्लाइट थी, जितनी भी डायरेक्ट फ्लाइट थी, 3 फ्लाइट थी डायरेक्ट जो दिल्ली से सीधा चलेगी वहां पे, बरोबर है क्या, छत्तीसगढ़ पे। वो जहां जहां पे भी बुक करने जा रहा था ना, तो रश इतना ज्यादा था कि पेमेंट के प्रोसेस में ऐसे गोल 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 चक्री घूमती थी, लेकिन पेमेंट नहीं होता था ना बुकिंग होती थी, क्योंकि लगातार रश बढ़ रहा था, कम टिकट बची थी, दिवाली का समय था, जैसा जैसा सबको मिल रहा था वैसा वैसा टिकट ला रही थी, बराबर है क्या। तो इस परिस्थिति में वो मेरे को फोन लगा कि क्या करूं, टिकट तो हो नहीं रही है, वाया ले लूं क्या, वाया यानी कि कनेक्टिंग फ्लाइट ले लूं क्या, पहले कहीं और जाएगी फिर कहीं और आएगी। तो ऐसे करके वो मेरे को फोन लगाया, मैं रास्ते में था, रास्ते में रेंज नहीं थी, तो बातचीत नहीं हो पाई और सारी टिकटें बुक हो जा रही है। फिर उसने क्या किया, मेरी टिकट की दिल्ली, दिल्ली से की इंदौर, इंदौर पे मैं 5 घंटे वेट किया हूं, और इंदौर से 5 घंटे के बाद वो चली वापस से छत्तीसगढ़। अब उसने ऐसा इसलिए किया कि बाकी टिकट तो बुक हो नहीं रही है, और आप दिवाली है परसों, ट्रेन की टिकट तो भाई पूछो मत, और कोई टिकट मिल नहीं रही है। कम से कम व्यक्ति कल के कल अपने घर तो पहुंच जाएगा धनतेरस के दिन, नहीं तो भाई दिवाली तक तो फिर तुम नमस्ते ही कर दो, टिकट ही अवेलेबल नहीं।
तो अगर तुम देखो, ठीक है, अगर तुम देखो तो भैया अपॉर्चुनिटी बात करने की थी नहीं, रेंज नहीं आ रही थी। कमर्शियल नेसेसिटी थी भाई, टिकट बुक हो जा रही है। तीसरा, उसने बहुत रीजनेबल काम किया कि बंदा घर तो पहुंच जाए, बराबर है क्या। गुड फेथ था, फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल, सही इरादे से काम किया, मेरे फायदे के लिए काम किया, बराबर है क्या। ठीक है, ठीक है सर, समझ में। अब आती है सर बात सब एजेंट की। तो उस परिस्थिति में देखो, एजेंट को मैंने बोला डायरेक्ट फ्लाइट करने के लिए, उसने कर दिया घुमा घुमा के फ्लाइट। ये घुमा घुमा के अथॉरिटी के बाहर जाके किया, लेकिन वो अथॉरिटी के बाहर मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। सब एजेंट की बात करते हैं, सब एजेंट और सब एजेंसी। पहली बात तो सब एजेंट उसको बोलते जब एजेंट एक अपना एजेंट अपॉइंट करता है। प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया, एजेंट ने सब एजेंट को अपॉइंट किया। जनरली ये अनलॉफुल है, ये लॉफुल नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो जब एजेंट को अपॉइंट किया था तो एजेंट के ऊपर भरोसा किया होगा। प्रिंसिपल का भरोसा एजेंट के ऊपर है कि ये वाला एजेंट अच्छा काम करेगा, उसका भरोसा सब एजेंट के थोड़ी ऊपर है। तो एक रूल आता है, एजेंट इज द डेलीगेटी। अपना काम डेलीगेट किया तो एजेंट क्या हो गया? डेलीगेटी। डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। क्यों भैया? कॉन्फिडेंस होता है ना प्रिंसिपल को एजेंट में। अब तुमने सब एजेंट अपॉइंट कर लिया, प्रिंसिपल को सब एजेंट में थोड़ी कोई भरोसा है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसीज ऑफ फिड्यूशरी कैरेक्टर। फिड्यूशरी कैरेक्टर का मतलब भरोसे का रिश्ता होता है। और वही फिर समझ गए ना, जो भरोसे वाले होते हैं वही होते। ये भरोसे वाला था, इसने सब एजेंट अपॉइंट कर लिया, बरोबर है क्या। तो पॉइंट यही है भैया कि तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करके तुमको एजेंट बनाया, तुम सब एजेंट नहीं बना सकते, ये लॉफुल नहीं रहेगा। डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, तो जनरली ये क्या होता है? अनलॉफुल होता है। ठीक है सर, समझ में आया। ठीक, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, ध्यान से समझना। इसके कुछ क्या है? एक्सेप्शन है, बराबर है क्या। इसके कुछ क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का क्या? जब प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया था तो ही उसको अथॉरिटी दे दी थी कि तू सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है। इसके लिए मैं किस्सा बताता हूं, बराबर है क्या। ठीक है, ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। एक क्या हुआ पता है, मैं जब नया नया टीचिंग करियर में आया था पुणे में, तो मेरा ऑनलाइन क्लासेस तो पहले भी चल रहा था। ऑफलाइन में किसी के साथ एसोसिएट हुआ, ऑफलाइन के लिए मतलब मैं एसोसिएट हुआ। तो मेरे को जिसके साथ, जिस क्लास के साथ मैंने एसोसिएट हुआ ना, उस क्लास वाले ने मेरे को ब्रांच दे दी, एक ब्रांच दे दी। तो ब्रांच अभी शुरू ही हुई थी, तो मैं कहा सर ये ब्रांच मैं अकेले कैसे संभालूंगा। तो उसने कहा कि सर आप शुरू तो करो, ब्रांच जैसे बढ़ने लग जाएगी आप अपने अंदर एक बंदा रख लेना। आप अपने अंदर एक बंदा रख लेना का मतलब क्या है? प्रिंसिपल खुद ही अथॉरिटी दे रहा है एजेंट को कि आप क्या अपॉइंट कर लेना, सब एजेंट अपॉइंट कर लेना, सीधी सी बात है, बराबर है क्या। उसके बाद तो ऐसा हुआ कि भाई बाद में फिर अपन ने अपनी खुद की कोचिंग वोचिंग खोल ली है। अभी अपन अपना ही अपना करते हैं, ऑफलाइन भी अपना है, ऑनलाइन भी अपना है। चेन्नई में नहीं जाते बढ़िया विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाने के लिए, और बाकी साथ ऑनलाइन तो हम सबके साथ, बराबर है क्या। चलिए ध्यान दीजिएगा। परमिटेड अंडर कस्टम ऑफ ट्रेड, कुछ ऐसी एजेंसी होती है जहां पे कस्टम ऑफ ट्रेड में परमिशन होती है कि आप सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हो। एग्जांपल बताता हूं, बराबर है क्या। हाँ, मैं कोयम्बतूर भी जाता हूँ, कोयम्बतूर के साथ साथ मैं चेन्नई भी जाता हूँ, मुंबई भी जाता हूँ पढ़ाने के लिए, और पुणे तो अपना गढ़ है, बराबर है क्या। और एक व्यक्ति ने जो कमेंट किया उसको, उधर मैं एक ही जगह पढ़ाया था। विशाल ने जो कमेंट किया था ना कि वहां भी पढ़ाते हो, एक टर्म पढ़ाया था, मात्र एक टर्म, उससे ज्यादा नहीं, बराबर है क्या। चलिए अभी अपन जो है अपना अपना खुद का, ऑफलाइन ऑनलाइन अपना खुद का है, बराबर है क्या। ध्यान से समझना। परमिटेड अंडर कस्टम ऑफ ट्रेड, परमिटेड अंडर कस्टम ऑफ ट्रेड का मतलब समझना। तुमने देखा होगा कि जैसे मान लो एक सिटी है पुणे, पुणे के अंदर 3-4 एरिया है, पुणे के अंदर 3-4 एरिया। एक कोथरूड करके एक एरिया है, जो पुणे वाले होंगे उनको पता चलेगा। एक केपी करके एक एरिया है, बराबर है क्या। एक 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 हाँ हाँ हाँ, और कौन सा एरिया बताऊं, बहुत बढ़िया, एक एफसी रोड है, एक एफसी रोड है, बराबर है क्या। अब जैसे कि मान लो भाई मेरा घर कहाँ पे, कोथरूड में, कोथरूड में मैंने एक एजेंट को अपॉइंट कर लिया, भाई मेरे घर को किराए पे चढ़ा दे, बरोबर है क्या। अब एक एजेंट कोई केपी में रखा हुआ है, एक एजेंट कोई एफसी रोड में रखा हुआ है, बराबर है क्या। अब जैसे केपी वाला कोई एजेंट है, बराबर है, केपी वाला जो एजेंट है ना, उसको कोई इंक्वायरी कर रहा है, बोले भाई साहब आपने ना केपी में हमको एक घर दिलाया था, अब ना हमारी पति के जो जॉब है ना वो कोथरूड वाले एरिया में शिफ्ट हो गई है, तो कोथरूड में भी आपको घर दिला देंगे क्या। तो अब ये जो केपी वाला एजेंट है ये क्या कर रहा है, कोथरूड वाले एजेंट को संपर्क कर रहा है।
कोथरूड वाले एजेंट को बोलता है, कोथरूड में तेरे पास घर है क्या? अच्छा, जब कोथरूड वाले बंदे को कोई बोलेगा केपी में घर दिलाओ, तो ये इसको कांटेक्ट करेगा। तो ये पहले से बने रहते हैं। कोथरूड वाले को जैसे ही कोई घर खाली मिला, वो केपी वाले को फोन कर देगा, एफसी वाले को, सुनो यहाँ पे कोई होगा तो बता देना मेरे को। तो एजेंट ऑटोमेटिकली क्या अपॉइंट कर रहा है? सब एजेंट की, भाई मेरे पास घर खाली है, तुम्हारे पास कोई होगा ग्राहक तो आके बता देना। एजेंट को काम सौंपो, सब एजेंट को काम सौंप रहे हैं। अब पॉइंट ये है, ये जो बिजनेस है ना, ये जो घर को किराए पे चढ़ाने वाले में तुम एजेंट बने हो, यहाँ पे कस्टम है, रिवाज है, कनेक्शन से ही तो काम चलता है इधर। तो ये परमिटेड है अंडर कस्टम ऑफ ट्रेड। सब बंदे रहते हैं, तुम इसको काम दिए, वो 4 लोग को और काम देगा, आधा आधा बांट लेंगे काम, बराबर है क्या? ठीक है, ठीक है। स्टार उत्सव कह रहे हैं सर आपके फैकल्टी सिर्फ लॉ ही पढ़ाते या ऑल सब्जेक्ट पढ़ा? आपके फैकल्टी में आप ही हैं अकेले, और कोई फैकल्टी नहीं अपने पास, अकेला है। अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल इज द सोल एकेडमी, अकेले हैं। बीच में अपन ने कुछ फैकल्टी को ऑनबोर्ड किया था, लेकिन किसी कारणवश हम सब फिर ऑनलाइन में रहे हैं, तो अभी अपन ही है बस। बाकी तुम बोलोगे तो बाकी के लेक्चर हमारी वेबसाइट से जाते हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में हम ही हैं बस, और कोई नहीं, बराबर है क्या? चलिए ध्यान से सुनिएगा। इन केस ऑफ अनफोर्सीन चेंजेस, इन केस ऑफ अनफोर्सीन इमरजेंसी, तो इमरजेंसी में भी आप क्या कर सकते हो? एक सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हो। सर ये कौन सा वाला होता है सर कि इमरजेंसी में आप सब एजेंट अपॉइंट कर दो? इमरजेंसी में आप सब एजेंट अपॉइंट कर दो, ये कौन सा? जैसे कि मान लो भैया मैं पेरिशेबल नेचर के गुड्स का धंधा करता हूं, मैंने 100 केजीज ऑफ ऑरेंजेस मुंबई से गुजरात भेजे। अब जो ड्राइवर चला के जा रहा है गाड़ी को, उसकी गाड़ी का मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया, और पेरिशेबल नेचर के गुड्स है, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, तो उसने किसी दूसरे गाड़ी वाले को अपॉइंट करके सामान भेज दिया कि भाई गाड़ी तो बनती रहेगी, सामान तो जाए, नहीं तो पेरिशेबल नेचर का। इमरजेंसी थी, क्या करेगा? तो इमरजेंसी के समय प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए आपने सब एजेंट अपॉइंट कर दिया, तो चलेगा। तो इन 3 परिस्थितियों में अगर आप सब एजेंट अपॉइंट करते हो तो चलेगा। इसके अलावा आप सब एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते बिना प्रिंसिपल की कंसेंट के, अपने से नहीं कर सकते, बराबर है क्या? ठीक है, ध्यान से समझना। अब अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट एक जगह लिखा है प्रॉपरली, एक जगह लिखा है विदाउट अथॉरिटी। प्रॉपरली का मतलब क्या है? या तो वो 3 एक्सेप्शन में आ रहा होगा, या तो अपने प्रिंसिपल से पूछ के किया होगा। विदाउट अथॉरिटी का मतलब क्या? ना वो 3 एक्सेप्शन में आ रहा है, ना आपने पूछा है। अब बात आती है कि इसमें कौन लायबल होगा। अब जैसे कि एक बात समझना, ठीक है, जैसे कि एक बात समझना, आपके पास कोई ढंग का आदमी हो जो पढ़ाता बहुत अच्छा हो, आप लोगों के पास कोई ढंग का आदमी हो जो पढ़ाता बहुत अच्छा हो, पैशनेट है बहुत पढ़ाने के लिए, नया नया पढ़ाना शुरू किया है, बढ़िया काम करना चाहता है, बराबर है क्या? और अभी उतना फेमस नहीं हुआ, उसको प्लेटफॉर्म की जरूरत है, तो भाई का संपर्क जरूर दीजिएगा। अपन ऐसे लोगों को मोस्ट वेलकम करते, क्यों? क्योंकि वो जर्नी से हम भी गए हैं, वो मेहनत पता है क्या होती है। तो अगर कोई व्यक्ति होगा पढ़ाना चाहता हो, पुणे में ऑफलाइन पढ़ाना चाहता हो, तुमको जिसको अच्छा लगता हो कि नहीं यार पढ़ाता जबरदस्त है, मजा आ जाता है, लेकिन अभी इसका नाम नहीं हुआ है, तो बिल्कुल मेरे को सजेस्ट करिए, मैं उसको ऑनबोर्ड करूंगा, बढ़िया साथ में सारी चीजें करेंगे, बराबर है। शर्मा जी कह रहे सर मैं मोस्ट वेलकम। शर्मा जी आ जाइए आप, ठीक है, बिल्कुल। दुबे जी यू आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा बात को। अभी अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट की मैं बात कर रहा हूं। अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट, एक होगा या तो आपने प्रॉपरली अपॉइंट किया, एक होगा आपने विदाउट अथॉरिटी किया, बराबर है क्या? ठीक है, एक होगा आपने प्रॉपरली किया, एक होगा आपने विदाउट अथॉरिटी काम किया। तो ध्यान से समझना, मान लीजिए मैंने मेरी कंप्यूटर की शॉप है, मेरे को मुंबई से लेके पुणे तक 100 सीपीयू का ट्रांसफर करवाना था। मैंने एक ट्रक वाले को पकड़ा और वो ट्रक वाले को बोला 100 सीपीयू लोड कर और भेज दे पुणे। वो क्या किया साला, मेरे से बिना पूछे दूसरे ट्रक वाले को दे दिया, और वो दूसरा ट्रक वाला पूरा सामान लेके ही भाग गया, मेरे से पूछा नहीं था इसने। अब मेरे को एक बात बताओ, जो नुकसान हुआ, थर्ड पार्टी को भी टाइम से सामान नहीं मिला, मेरा भी नुकसान हुआ। मेरे को बताओ यहाँ पे सब एजेंट के जो सामान लेके भागने के लिए जो थर्ड पार्टी का नुकसान हुआ, जो प्रिंसिपल का नुकसान हुआ, उसके जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेवार कौन है? बिल्कुल पांडे जी यू आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। उसका जिम्मेवार कौन है? बताइए, उसका जिम्मेवार कौन है? क्योंकि तुमने प्रॉपरली अपॉइंट नहीं किया था। और अगर प्रॉपरली अपॉइंटेड है तो जिम्मेवार कौन है? मतलब एजेंट ने सब एजेंट प्रिंसिपल से पूछ के अपॉइंट किया, तो उसका जिम्मेवार कौन है?
तो आइए उसको देखते हैं। बोले अगर आपने बिना अथॉरिटी के काम किया है, प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा थर्ड पार्टी को, एजेंट लायबल होगा प्रिंसिपल को भी और थर्ड पार्टी को भी, और सब एजेंट लायबल होगा एजेंट को। लेकिन जब आपने प्रॉपरली अपॉइंट किया है, तो जब आपने प्रॉपरली अपॉइंट किया है तो प्रिंसिपल जो है वो लायबल रहेगा थर्ड पार्टी को, क्योंकि तुमसे पूछ के हुआ था। एजेंट लायबल रहेगा किसको? प्रिंसिपल को, और सब एजेंट लायबल रहेगा एजेंट को। ये सीक्वेंस बराबर चलेगा। लेकिन जब प्रॉपरली अपॉइंट नहीं किया है तो एजेंट दोनों को लायबल होगा, प्रिंसिपल को भी और थर्ड पार्टी को भी, और सब एजेंट एजेंट को लायबल होगा। सब एजेंट किसी भी सूत्र में एजेंट को ही लायबल है, और एजेंट तो एनीवेज लायबल है। बराबर है क्या? ठीक है, ठीक है। दुबे जी कह रहे सर फाइनल की क्लास ऑफलाइन चलती है पुणे में? नहीं नहीं नहीं, फाइनल में कहा हो, सब आर्टिकलशिप करते रहते हैं। अब पूरा फाइनल का मार्केट खत्म हो चुका है। गिनती का 4-5 बच्चा आता है क्लास में बैठने के लिए, टीचर भी शुक्र मनाता है कि चलो ये 4-5 बच्चे को मैं देख के पढ़ा लेता हूँ, उसका रिकॉर्डिंग रेडी हो जाता है, बस इतना ही है। और 4-5 बच्चे वही होते हैं जो डमी अमी आर्टिकलशिप किए हुए हैं, जिसका जुगाड़ है, जिसको घर वालों की तरफ से आर्टिकलशिप मिल गया, उतना ही चलता है। फाइनल का मार्केट पूरा समाप्त हो चुका है। फेस टू फेस में जीडी में बढ़िया चलता है, लाइव में बढ़िया चलता है। बराबर है क्या? तो फाइनल का मार्केट ऐसे ही है। इंटर का मार्केट बरकरार है, इंटर की क्लासेस बराबर चलती रहती है। बरोबर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फाइनल का क्या होता है सर? आप थे वन एंड ओनली, और हाँ ठीक है। फाइनल का क्या होता है पता है क्या? वो वन डे रिवीजन होता है ना, वो वन डे रिवीजन के लिए एक एक दिन का जो रिवीजन होता है उसके लिए फाइनल के बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि छुट्टी लिए रहते हैं, तो आ जाते हैं एक एक दिन के पढ़ने के लिए। बराबर है क्या? सीएमए फाउंडेशन 2022 सिलेबस लॉ का क्लासेस आपके पास ओल्ड प्लेलिस्ट से देख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल देख सकते हो। क्या बात है, लॉ तो वही है, चेंज हुआ, बस एक ही चेंज हुआ, एथिक्स की जगह कम्युनिकेशन ले आया। पूछने की बात है क्या भाई? देखो, एक तो मेरे को समझ में नहीं आता बच्चा ये कंफर्मेशन मांगता क्यों है। भाई सिलेबस उठा, लेक्चर देख, मैच कर रहा है मतलब पढ़ ले। मान लो मैं अगर सीएमए फाउंडेशन का स्टूडेंट होता ना, मेरे को एलएलबी का कोई लेक्चर मिल रहा है, कोई एलएलबी में कॉन्ट्रैक्ट टेक पढ़ा है, मैं एलएलबी साले से पढ़ लेता। अरे तुम खुद देखो ना, जहां जो मिल रहा है लपेटते जाओ पूरा। तुमको क्या चाहिए रहता है? घोषणा करो, आप देख सकते हो, हाँ देख सकते हो। मान लो कट टू कट पूरा लेक्चर रहेगा ना, और मैं बोलूंगा नहीं 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 बेटा तेरे लिए नहीं है, होने के बावजूद आप नहीं देखोगे। मेरे को समझ में नहीं आता है तुमको ऐसे घोषणा की जरूरत क्यों होती है। कॉमन सेंस भगवान दिया है सबको, उसका इस्तेमाल करो और पढ़ना शुरू करो। बराबर है क्या? ठीक है, हाँ जी। चलिए, आउटपुट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बेटा आउटपुट किसका इंक्रीज करना है ये तो बता ही नहीं रहा तू। पूरा पूरा बोल भाई, यहाँ गलत गलत मतलब निकलता है। आउटपुट किसका इंक्रीज करना है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए सर आपकी वजह से दिसंबर सीएमए इंटर एग्जाम में पास हुआ हूँ, आज आपके लाइव रिकमेंडेशन में आया सो आ गया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। स्टडी का कुछ नहीं बेटा, इसका आउटपुट इंक्रीज करने का एक ही तरीका है। बराबर है, मुंह धोने का है, बढ़िया पजामा पहनने का है, चेयर लेने का है, टिकाने का है उसमें, और पढ़ने का है। यही आउटपुट इंक्रीज होगा। जहां थकान लगी थोड़ा सा ब्रेक ले लिए, इंस्टा रील में थोड़ी आई टॉनिक ले लिए, बराबर है कि विंडो शॉपिंग कर लिए, बढ़िया, फिर पढ़ने बैठ गए। एक ही तरीका आउटपुट इंक्रीज करने का। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट बेटा, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितना घिसोगे उतना चमकोगे। बराबर है क्या? चलिए, एवरीबॉडी आर विद मी? ठीक है, हाँ अब यहां तक की बातें हो गई। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? सब्सटीट्यूटेड एजेंट की। बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको। सब्सटीट्यूटेड एजेंट, एवरीबॉडी आर विद मी? सब्सटीट्यूटेड एजेंट, सब्सटीट्यूटेड एजेंट नाम से समझो क्या है? सब्सटीट्यूट हो जा रहा है, मतलब एजेंट की जगह कोई दूसरा आदमी आ जा रहा है। नाम समझ पा रहे हो? सब्सटीट्यूटेड एजेंट, एजेंट की जगह में। सर आपके रील्स देखते हैं तो फ्रेश अप हो जाते हैं, शुक्रिया। ठीक है, उत्सव जी कह रहे सर आपका लॉ क्लास कैसे मिलता है? ऑनलाइन या पेन ड्राइव? ऑफलाइन भी मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है, पेन ड्राइव में मिलता है। ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। लास्ट पेज है बोल रहा है बेटा, लास्ट पेज नहीं है, इसके बाद और भी है, खत्म थोड़ी होगा एजेंसी यहाँ पे। ठीक है, सब्सटीट्यूटेड एजेंट को ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। जैसे कि मानिए, जैसे कि मानिए यहां पे मान लीजिए दुबे जी हैं, दुबे जी मान लीजिए पुणे के लोकल हैं, यहां पे अर्जुन है, अर्जुन भाई साहब आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, आ रहे हैं पुणे। अब
दुबे जी ऑलरेडी पुणे में रहते हैं, मैं छत्तीसगढ़ से पुणे में आ रहा हूं, तो मैं आने से पहले दुबे जी को क्या किया, संपर्क किया पुणे वाले दुबे जी को। मैंने बोला दुबे जी मैं आ रहा हूं, कोई अच्छा घर वर दिलवा दो यार। तो दुबे जी कह रहे हैं सर मतलब मेरे को तो पता नहीं कौन सा घर है, हमारे ना पिताजी के पास एक ब्रोकर है, ब्रोकर का नाम पांडे, ब्रोकर का नाम पांडे, मैं उससे बात करता हूं और आप दोनों को कनेक्ट करवा देता हूं, ये आपको पूरा घर वर सब दिला देगा। आप बोलो यू नेम इट, आपको क्या चाहिए सब सब दिलवा देगा, सब घर भी दिलवा देगा, सब दिलवा देगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई कर दो। तो मेरे कहने पे दुबे जी ने पांडे जी को फोन किया और बताया कि हमारे परिचित आ रहे, उनको घर की जरूरत है। बोले ठीक है। दुबे जी कह रहे मैं आपको छावड़ा जी का नंबर दे देता हूं, और दुबे जी अर्जुन जी को पांडे जी का, तो अर्जुन को पांडे का नंबर और पांडे को अर्जुन का नंबर, दोनों को डायरेक्ट करवा दिया। तो पहले मैंने इसको अपॉइंट किया कि भाई कोई बंदा दिला दे जो मेरे को घर दिला देगा। जैसे ही इसने बंदा दिलाया, अब दुबे जी की जगह कौन आ गया, पांडे जी। दुबे जी साइड हो गए, पांडे जी उनकी जगह। इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूटेड एजेंट। तो जो पांडे जी हैं ये क्या है, सब्सटीट्यूटेड एजेंट। ये क्या है, सब्सटीट्यूटेड एजेंट। एवरीबॉडी आर विथ मी, ठीक है, एवरीबॉडी आर विथ मी। आदित्य जादव कह रहा है कि सर आप उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हो, भाई वो है कौन, मेरे को पता नहीं वो है कौन, और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा तू उसके पीछे क्यों पड़ गया। वो तेरा क्या लगता है भाई, तू तो मेरे को लड़का लग रहा है और उमेश नाम से भी लड़का लग रहा है, क्या संबंध है तुम्हारा। हाँ भाई आ चुपचाप पढ़, इसका नाम क्यों नहीं ले रहे, उसका नाम क्यों नहीं ले रहे, बंदी क्यों नहीं पटवा रहे, हाँ कि ना, अलग चल रहा है तुम्हारा। एग्जाम्पल में ले लो, अरे वो फाउंडेशन में चलता था वो एग्जाम्पल, अभी थोड़ी चलेगा भाई। कुछ भी किए जा रहा है तू, इसका नाम क्यों नहीं ले रहे, उसका नाम क्यों नहीं, गजब बात कर रहा है। क्या चल रहा है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, तुमको नाम का पड़ा हुआ है, हाँ कि ना। अब तुम आओगे कि सर फलानी डैश स्टार का नाम ले लो, यहाँ पे एग्जाम्पल में बढ़िया माहौल चल रहा है, घर बार गद्दा सोफा सब चल रहा है, उनका नाम ले लो बढ़िया हो जाएगा। हाँ, थोड़ा पारिवारिक माहौल मेंटेन करना पड़ता है भाई, समझ थोड़ा सा तो, बराबर है क्या। हाँ समझो मेरी बात को। तो सब्सटीट्यूटेड एजेंट तुमको समझ में आया, तो सब्सटीट्यूटेड एजेंट को समझो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है देखो। सब्सटीट्यूटेड एजेंट जो है ये प्रिंसिपल का एजेंट होता है, बराबर। तो अगर मैं आप बोलूं प्रिंसिपल कौन है, अर्जुन है, तो अर्जुन का एजेंट कौन हो गया, पांडे। तुम ये मत बोलना अर्जुन का एजेंट तो दुबे जी था, नहीं, दुबे जी सब्सटीट्यूट हो गए। दो ही इज नेम्ड बाय एन एजेंट, नाम किसने लिया इसका, सब्सटीट्यूटेड एजेंट का नाम लिया दुबे जी ने। हैविंग अथॉरिटी टू डू सो, मैंने तो बोला था बंदा दिलाए। नाम अपॉइंट किसने किया, दुबे जी ने। लेकिन दुबे जी ने जैसे ही उसको अपॉइंट किया, दुबे जी साइड, उसकी जगह आ गए पांडे जी। क्या दुबे जी को मैंने ही अथॉरिटी दी थी कि पांडे जी को अपॉइंट करो, तो आंसर इज यस। अगर मैंने ही अथॉरिटी किए थे तो पांडे जी अब मेरे एजेंट है, ना कि दुबे जी के। सब एजेंट नहीं है, सब्सटीट्यूट एजेंट है। फर्क समझ पा रहे हो क्या, अरे फर्क समझ पा रहे हो तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हो वीडियो को, कितनी बार बोलूं वीडियो को लाइक करो, फटाफट लाइक करके लो, बराबर है क्या। चलिए, अब ये एजेंट की ड्यूटी है, ये दुबे जी की ड्यूटी है। दुबे जी जब तुम क्या कर रहे हो, किसी व्यक्ति का नाम दे रहे हो, तो पूरा ड्यू डिलीजेंस करो। ड्यू डिलीजेंस यानी कि देखो वो आदमी सक्षम है, वो आदमी जानकार है, क्या वो आदमी सही घर दिला पाएगा, एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। मानो जैसे तुम तुम्हारे लिए घर खोज रहे हो, वैसा वैसा आदमी देखो, बराबर है क्या। अगर वो ड्यू डिलीजेंस करके एक सब्सटीट्यूटेड अपॉइंट करता है तो फिर दुबे जी लायबल नहीं है, लेकिन ड्यू डिलीजेंस नहीं करता है तो वो लायबल है। एवरीबॉडी आर विद मी। अब मानिए दुबे जी को मैंने बोला कि भाई मेरे को एक अच्छा आदमी दिलवा दो घर के लिए, बराबर है क्या। दुबे जी ने ऐसे ही किसी अपने दोस्त को फोन किया, बोले यार तेरे पास कोई ब्रोकर है क्या, कोई ब्रोकर है क्या, बोले हाँ हाँ है ना, बोले घर चाहिए, बोले हाँ हाँ ठीक है, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। ऐसे करके एक एक्स आदमी को मेरा सब्सटीट्यूटेड एजेंट अपॉइंट कर लिया, उसको मेरा नंबर दे दिया, मेरे को भी उसका नंबर दे दिया। मैं उसको संपर्क कर रहा, बोला हाँ वो दुबे जी ने आपका नाम बताया था, घर चाहिए था मेरे को, बोले हाँ हाँ मिल जाएगा, बोले रेडी है घर, आ जाइए। अब मैं घर वहां गया तो भाई वो पूरा व्यवस्था करके बैठा था उधर, घर पे सिर्फ घर नहीं था, बाकी चीजें भी थी। ये दूसरा एजेंट खोज के ले आया था, ये दूसरा एजेंट खोज के ले आया, और वहां पे जैसे ही मैं पहुंचा वहां पे रेड पड़ गई। रेड पड़ गई तो साला हमको भी घसीट ली। मैं कहा भैया मैं घर देखने आया, हमको कहाँ लेके जा रहे हो, ये मेरे को घर दिखाने लाया था, ये सब ले आयो तुम, हाँ कि ना। अब पॉइंट ये भाई
दुबे जी ने किसी को भी उठा लिया। अब भैया मेरे को वहां पे साबित करना पड़ा, भैया मैं प्रोफेसर हूं, मैं आया था घर देखने ब्रोकर समझ के, अपना डिग्री विग्री दिखा दिया कि भाई पढ़ा लिखा आदमी है, तो गलती से इधर पहुंच गया था करके मेरा समय वेस्ट हुआ, थोड़ा सा मेरे को बताना पड़ा, तब जाके मेरे को छोड़े। भाई दुबे जी आप रिस्पॉन्सिबल हो ये सब समय जाए के लिए, क्योंकि तुम किसी भी आदमी को बुलवा दिए, बराबर है। हाँ, तो अगर तुम ऐसे ड्यू डिलीजेंस नहीं कर रहे हो तुम लायबल हो, अब ड्यू डिलीजेंस करके बराबर बाकी चीजें कर रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। इसमें एक एग्जांपल और है, जैसे कि मान लो दुबे जी को मैंने बोला कि भाई मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो मेरे को एक अच्छा सर्वेयर चाहिए ताकि मैं उसकी जानकारी से एक अच्छा शिप खरीद लूं। अब दुबे जी ने पूरा ड्यू डिलीजेंस किया, एक जानकार व्यक्ति मिला जिसका मार्केट में अच्छा नाम है कि ये शिप का सर्वे अच्छा करता है, मैं सर्वेयर को लेके शिप सेलेक्ट करने के लिए, वो गलत शिप सेलेक्ट कर गया, उसमें होल निकला, बाद में वो डूब गई। यहाँ पे दुबे जी की गलती नहीं है, दुबे जी ने आदमी अच्छा चूज किया था, उसने सामान गलत चूज कर दिया। ये होता है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। अब दोनों का डिफरेंस समझो ध्यान से, दोनों का डिफरेंस समझो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं एवरीबॉडी, दोनों का डिफरेंस समझो ध्यान से। आओ ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई साहब वो जो सब एजेंट होता है ना, सब एजेंट प्रिंसिपल एजेंट के कंट्रोल और डायरेक्शन में चलता है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन में चलता है। सब एजेंट जो है ना वो कौन अपॉइंट करता है, एजेंट अपॉइंट करता है, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो है वो कौन अपॉइंट कर रहा है, द एजेंट डज नॉट डेलीगेट एनी पार्ट, एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट नहीं कर रहा है, एजेंट प्रिंसिपल के कहने पे सब्स्टिट्यूटेड एजेंट अपॉइंट कर रहा है। कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता प्रिंसिपल और सब एजेंट के बीच में, लेकिन यहां पे प्रिंसिपल और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ एजेंट को, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है प्रिंसिपल को। यहां पे एजेंट प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल होता है, और मतलब सब एजेंट कुछ हरकत किया तो एजेंट लायबल रहेगा प्रिंसिपल को, लेकिन यहां पे एजेंट लायबल नहीं होगा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की कोई गलत हरकत से, वो तो निकल लिया पतली गली से। सब एजेंट के पास कोई राइट नहीं होता अगेंस्ट द प्रिंसिपल, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के पास सब राइट होता है अगेंस्ट द प्रिंसिपल। सब एजेंट इम्प्रॉपरली अपॉइंट होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इम्प्रॉपरली अपॉइंट हो ही नहीं सकता। एजेंट हमेशा लायबल रहेगा, लेकिन एजेंट की ड्यूटी खत्म हो जाती है जब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट वो अपॉइंट कर देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। आते हैं ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एन एजेंट। एवरीबॉडी कम ऑन, एवरीबॉडी हाउस द जोश, फटाफट आते हैं किधर, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एन एजेंट। फटाफट आ जाना। सबसे पहले देखो क्या बोला, ड्यूटी टू एग्जीक्यूट मैंडेट। भैया तुमको जैसा बोला जा रहा है ना एजेंट, वैसे ही काम करो, ज्यादा बुद्धि मत चलाओ। अब एजेंट को बोला है कि भाई हमारे धंधे में जो भी पैसा आता है ना उसको हम हाथ में नहीं रखते, हम सीधा बैंक में जमा करवा देते हैं, या तो ब्याज में चला देते हैं जिसमें हम इंटरेस्ट खाते हैं। अब एजेंट को ये बात बोली गई, वो ब्याज में चला ही नहीं रहा, खुद ही रखा हुआ उसको संभाल के, तो भैया जो नुकसान होगा तुम उसकी भरपाई करके लोगे। कंडक्ट करना है बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन गिवन बाय द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल ने डायरेक्शन दिया कि बोले भाई हम लोग जो है क्रेडिट में सामान देते हैं, लेकिन इंसान को दिख के देते हैं। अब ये जैसे ही सुना एजेंट ने कि अपन क्रेडिट में सामान देते तो जिसको पाए उसको क्रेडिट में दे रहा है। अबे चेक तो कर उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, मार्केट में डिग्निटी क्या है। तो भैया रीजनेबल केयर और स्किल करो और डायरेक्शन के साथ काम करो, कुछ भी काम मत करो, अगर किए गलत तो तुम लायबल रहोगे, बराबर है क्या। ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल, जहां जहां पे भी डाउट आ रहा है प्रिंसिपल से पूछो, क्लियर करो, फिर एक्ट करो, अपनी बुद्धि मत चलाओ। ड्यूटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि क्या, खुद का प्रॉफिट मत बनाओ, कॉन्फ्लिक्ट मत करो, सीक्रेट प्रॉफिट मत करो। और ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एजेंट ने जो भी पैसा रिसीव किया प्रिंसिपल के बिहाफ में वो रेमिट करो ना। इस पे केस लॉ है कि एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ में सारे पैसे रिसीव किए और उसको रखा रहा प्रिंसिपल को भेजाया नहीं, और प्रिंसिपल ना पैसे होने की वजह से इंसॉल्वेंट हो गया, तो जितना नुकसान हुआ था तुम भरोगे। अकाउंट्स मेंटेन करो। अब अकाउंट्स मेंटेन करने का मतलब नहीं इतना खर्चा इधर हुआ, इतना खर्चा इधर हुआ, इतना खर्चा इधर हुआ, नहीं, सबूत के साथ, प्रॉपर इनवॉइसेस के साथ अकाउंट मेंटेन करना है, और अपना काम किसी और को डेलीगेट नहीं करना है। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, ट्रस्ट का रिश्ता है। ठीक है सर, समझ में आया सर। जीवन में आगे बढ़ते हैं, यहां पे लिखा हुआ है देखो, राइट्स ऑफ एजेंट। एजेंट के क्या क्या राइट है, तो बोले एजेंट का पहला राइट है रिटेन आउट ऑफ द सम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल अकाउंट। कमीशन नहीं दे रहा है, प्रिंसिपल का पैसा है तुम ही रख लो। राइट ऑफ रेम्यूनरेशन, भाई काम कर रहा हूं तो रेम्यूनरेशन मिलेगा।
एजेंट्स लीन ऑन प्रिंसिपल प्रॉपर्टी, पैसा नहीं दोगे तो प्रॉपर्टी को रख लेगा जब तक उसका पैसा नहीं दोगे। रट्टमफिकेशन वाला पॉइंट है, राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन फॉर लॉफुल एक्ट। अब इसको समझना क्या है, जैसे कि मैंने अखिल गुप्ता जी को बोला कि भाई मेरे पास ना 100 kg ऑरेंज पड़े हुए हैं, सस्ते दाम पे दे दूंगा, मैं पुणे से हूं, अखिल गुप्ता जी मुंबई से, मैंने मुंबई में इसको बोला जाना मेरे बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कर, इसने 10 ग्राहक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 50 किलो संतरा बेचने के लिए। अब मैं संतरा भेज ही नहीं रहा हूं, मेरी गलती की वजह से इसको नुकसान हो रहा, बाकी लोग इसको डंडा कर रहे, पैसा ले लिया संतरे तो दिया नहीं, मेरे को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। ठीक है सर, समझ में आया। राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट एक्ट डन इन गुड फेथ, ये वही वाले पॉइंट में कवर हो जाएगा। ठीक है सर, जीवन में आगे बढ़ते हैं जोर से। हाँ 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 हाँ, एक सेकंड, इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से समझ के लेना। हाँ, ये वाला पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टी, ध्यान से समझना। वैसे तो देखो क्या होता है, एजेंट पर्सनली लायबल नहीं होता है, एजेंट ने अगर अपने स्कोप ऑफ अथॉरिटी में काम किया उसके लिए कौन लायबल है, प्रिंसिपल ही लायबल है उसके लिए, बराबर है, स्कोप ऑफ अथॉरिटी में। एजेंट कभी भी पर्सनल लायबल नहीं अगर स्कोप ऑफ अथॉरिटी में काम किया। लेकिन ऐसी परिस्थिति जहां पे एजेंट ने स्कोप ऑफ अथॉरिटी में काम किया और वही लायबल रहेगा, प्रिंसिपल लायबल रहेगा ही नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखो क्या लिखा हुआ है, अगर जो प्रिंसिपल है ना वो कहां रहता है, अब्रॉड में रहता है, फॉरेन में रहता है प्रिंसिपल, तो एजेंट ही पर्सनली लायबल रहेगा। अगर एजेंट जो है ना अपने प्रिंसिपल का नाम ही नहीं डिस्क्लोज कर रहा, बस ये बता रहा है एजेंट हूं, प्रिंसिपल कौन है नहीं बता रहा, तो तुम ही लायबल हो। इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल है, थ्योरेटिकल पॉइंट है, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि प्रिंसिपल तुम्हारा माइनर हो, लेकिन एक बार के लिए थ्योरेटिकली मान भी लें कि तुम्हारा प्रिंसिपल कौन है, माइनर है, और एजेंट मेजर है, तो प्रिंसिपल माइनर और एजेंट क्या है, मेजर है, तो तुम ही लायबल रहोगे। प्रिटेंडेड एजेंट यानी कि तुम एक्चुअल में एजेंट थे नहीं लेकिन एजेंट की तरह काम कर रहे थे, तो तुम ही लायबल हो। जब एजेंट अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करता है, स्कोप ऑफ अथॉरिटी के बाहर काम कर रहा है, हमने उसको रेटिफाई भी नहीं किया, इन 5 परिस्थितियों में एजेंट खुद पर्सनली लायबल रहेगा। फॉरेन प्रिंसिपल रहेगा, अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल रहेगा, इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल रहेगा, चौथा रहेगा कौन सा, प्रिटेंडेड एजेंट, और चौथा 5वां रहेगा व्हेन एजेंट एक्सीड अथॉरिटी। बराबर है क्या? नेगोशिएबल आज स्टार्ट करोगे कि हाँ भाई नेगोशिएबल भी आज खत्म होगा, जनरल क्लॉजेस एक्ट भी आज ही खत्म हो जाएगा, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट भी आज ही खत्म हो जाएगा, और आज पूरे के पूरे 10 चैप्टर कॉर्पोरेट लॉ का अपन रिवाइज भी कर लेंगे, वो भी 3 बार, एक बार भी, पूरा आज ही करना है भाई, आज तो रात भर जगराता है भाई, बिल्कुल। ठीक है, आओ फटाफट, ये भयंकर इंपॉर्टेंट भाई, भयंकर इंपॉर्टेंट, रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी, रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी अति इंपॉर्टेंट है, अति अति अति, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बराबर है क्या? ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। शॉर्ट में समझा देता हूं, एकदम जबरदस्त पॉइंट रहेगा, मजा आएगा आपको। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है रिवोकेशन। देखो यहाँ पे रिवोकेशन वर्ड यूज होगा ना, तो रिवोकेशन किसके लिए रहेगा? हाँ, प्रमोद मित्तल जी कह रहे हैं सीए की डिग्री भी आज ही दे देंगे, आज ही तुम्हारा फॉर्म खुलवा देंगे, आज ही करोड़ों के क्लाइंट आ जाएंगे, आज ही तुम ग्रोवर साहब बन जाओगे, आज ही तुम शार्क टैंक में चले जाओगे, इन्फ्लुएंसर बन जाओगे, बहुत पैसा आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, ध्यान से समझना। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, तो एक वर्ड आएगा रिवोकेशन, एक वर्ड आएगा रेनंसिएशन, रेनाउंसिएशन, बराबर है क्या? रिवोकेशन वर्ड किसके लिए? जब प्रिंसिपल एजेंट की अथॉरिटी को क्या कर रहा है, रिवोक कर रहा है। रेनाउंसिएशन वर्ड कब आता है? कि जब एजेंट ही अपनी प्रिंसिपल को छोड़ रहा है, रिनाउंस कर रहा है। नमस्ते, ठीक है, ध्यान से समझना दोनों में। तो रिवोकेशन कर सकते हो क्या? तो इसमें अलग अलग प्रकार है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपने एजेंट को एक फिक्स टर्म के लिए अपॉइंट किया, 1 साल के लिए, 1 साल खत्म हुआ, ऑटोमेटिकली एजेंसी खत्म, रिवोक्ड, भले आपका काम अधूरा है। तो एक होता है पर्टिकुलर पीरियड के लिए एजेंट बनाना, एक होता है पर्टिकुलर टास्क के लिए एजेंट बनाना, कि भाई जब तक ये 100 kg ऑरेंज नहीं बिकेंगे तो मेरा एजेंट है। वो 100 kg ऑरेंज बिकने में 5 साल लगे तो 5 साल एजेंट है। तो पर्टिकुलर टास्क वाला है तो अपन उसमें जब तक टास्क खत्म नहीं होता तब तक एजेंसी खत्म नहीं होगी। पर्टिकुलर पीरियड वाला है तो पीरियड खत्म हो गया, भले टास्क कभी भी बचा हुआ है तो एजेंसी खत्म हो जाएगी। लेकिन मान लो एजेंट जो है, सॉरी प्रिंसिपल जो है, अपने एजेंट की अथॉरिटी को रिवोक कर देता है टाइम से पहले, और कोई सफिशिएंट कॉज भी नहीं है, एजेंट ने कोई गलत हरकत भी नहीं की है, सफिशिएंट कॉज भी नहीं है, प्री मैच्योर टर्मिनेशन कर रहे हो, तो प्रिंसिपल को एजेंट को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा दाना पानी प्रिंसिपल से ही चल रहा था,
अब तुम उसको रिवोक कर दिए तो तुमको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। अगर तुम बिना नोटिस दिए, रीजनेबल नोटिस दिए बिना अगर रिवोक कर रहे हो तो कॉम्पनसेट करना है। रीजनेबल नोटिस के अंदर तुमको रीजनेबल कॉज बताना पड़ेगा और आप रिवोक कर दो। लेकिन आपने नोटिस नहीं बताया, कॉज नहीं बताया, ऐसे रिवोक कर रहे हो तो आपको किसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा? एजेंट को। सेम अगर एजेंट अपने प्रिंसिपल को हाथ जोड़ देता है, रेनाउंस कर देता है बिना रीजनेबल नोटिस, रीजनेबल कॉज शो किए, तो एजेंट को प्रिंसिपल को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। यहां तक की तो बात समझ में आ गई, ध्यान से समझना। अब जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि मान लो आपने क्या किया, टर्मिनेट किया। मान लो आपने क्या किया, टर्मिनेट किया। अच्छा वो बाद में आएगा, पहले इसको सुन लो। रिवोकेशन एंड रेनंसिएशन वाली जो बात है यहां पे कि कब कब आपका रिवोकेशन और रेनंसिएशन होगा, तो एक यहां पे हो गया रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल, एक हो गया रेनंसिएशन बाय एजेंट। बिजनेस कंप्लीट हो गया तो वैसे ही खत्म, डेथ और इंसेन, प्रिंसिपल या एजेंट मर गया तो वैसे ही खत्म, प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया, एजेंसी खत्म, टाइम एक्सपायर हो गया, भले टास्क पूरा हो चाहे ना हो, खत्म। बराबर है क्या? अब बोल रहा है कब एजेंसी इररिवोकेबल है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। कब एजेंसी इररिवोकेबल है? लाइक कर दो फटाफट, सेशन खत्म होने वाला है, फटाफट लाइक कर दो। कब एजेंसी क्या है? इररिवोकेबल है। इररिवोकेबल का मतलब क्या है? नहीं खत्म कर सकते आप एजेंसी को। जब एजेंसी जब एजेंसी इज कपल्ड विथ इंटरेस्ट, जब एजेंसी इज कपल्ड विथ इंटरेस्ट। आपने एजेंट तो बनाया, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट तो बनाया, लेकिन साथ साथ में उस एजेंसी में आपने स्वार्थ क्रिएट कर दिया, किसका? एजेंट का। ध्यान से समझना इस बात को, ध्यान से समझना। जैसे कि मान लो ये अपने पास है मित्तल साहब, बराबर है क्या? मित्तल साहब से अपन ने 1 लाख रुपए लिए हुए। अब 1 लाख रुपए अपन ने मित्तल साहब से ले लिए, ठीक है। अब मेरे पास कैश नहीं है मित्तल साहब को देने के लिए, तो मैंने कहा मित्तल साहब सुनो, मेरी ना 5 लाख रुपए की एक लैंड है, ये लैंड को बेचने के लिए आप एजेंट बन जाओ, 5 लाख में बिकेगी, आप 1 लाख रुपए अपना रख लेना, 4 लाख रुपए मेरे को वापस कर लेना। तो क्या मैं कह सकता हूं जब मैंने मित्तल साहब को एजेंट बनाया तो उस एजेंसी में मित्तल साहब का खुद का स्वार्थ है कि भाई ये बिकेगा तो मेरे को पैसे मिलेंगे? तो ऐसी एजेंसी जहां पे एजेंट का खुद का स्वार्थ जुड़ा हुआ है, वो एजेंसी इररिवोकेबल है। जब तक वो एजेंसी कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो रिवोक होने वाली नहीं है। ठीक है सर, समझ में आया? एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट। अब ये भयंकर इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। बोले कब माने कि एजेंट की अथॉरिटी रिवोक हो गई? कौन किस टाइम पे माने कि एजेंट की अथॉरिटी रिवोक हो गई, और किस टाइम में माने कि इस बात की जानकारी थर्ड पर्सन को मिली है? तो देखो लिखा है व्हेन टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी टेक्स इफेक्ट एज टू एजेंट। कब माना जाएगा कि एजेंट की अथॉरिटी रिवोक हो गई है थर्ड पर्सन की नजर में और एजेंट की नजर में? ध्यान से समझना। बोले जैसे ही एजेंट को यह जानकारी मिलती है कि भैया एजेंट ने, प्रिंसिपल ने तेरी अथॉरिटी रिवोक कर दी है, सो द मोमेंट एजेंट कम्स टू नो अबाउट द फैक्ट दैट प्रिंसिपल हैज रिवोक्ड हिज अथॉरिटी, उस समय से वो एजेंट नहीं कहलाएगा, जब उसको जानकारी मिली। जब थर्ड पार्टी को जानकारी मिलेगी कि अच्छा प्रिंसिपल ने एजेंट की अथॉरिटी रिवोक कर दी, तो तब माना जाएगा कि थर्ड पार्टी के लिए वो एजेंट नहीं। एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, ठीक है? एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। जैसे कि यहां पे आ गए दुबे जी, पहले मैं आऊंगा अर्जुन, अर्जुन के बाद आएंगे दुबे जी, बराबर है दुबे जी। तो दुबे जी को मैंने क्या किया, अपॉइंट किया एज एन एजेंट। दुबे जी को बोला मेरे 100 kg ऑफ ऑरेंजेस को क्या कर दो, भिजवा दो, सेल करवा दो, इसकी सेल करवा दो। कहां सेल करवा दो? दुबई जी रहते हैं, दुबई जी रहते हैं कहां? मुंबई में। अब क्या हुआ, मैंने एक लेटर दुबे जी को भेजा और अपॉइंट किया एज एन एजेंट और बोला 100 kg ऑफ ऑरेंजेस मेरे बिकवा दो मुंबई में। क्यों पता है क्या? मेरे जो ऑरेंजेस है वो कहां पे? मुंबई पे ही है, ठीक है। मेरे जो ऑरेंजेस है वो कहां पे है? मेरे जो ऑरेंजेस है वो कहां पे है? मुंबई पे है। अब मुंबई पे ही ऑरेंजेस हैं, मैं बैठा हूं पुणे में, मैं दुबे जी क्योंकि मुंबई में, मैं दुबे जी को बोल दिया मेरे ऑरेंजेस बिकवा दो। ऐसे लेटर करके मैंने उनको एजेंट अपॉइंट किया। मैंने उनको दूसरा लेटर भेजा, मैं तुम्हारी अथॉरिटी मैं रिवोक करता हूं, मुंबई में सामान नहीं भेजना, वापस करो, पुणे भिजवा दो उसको पूरे सामान को। अब दूसरा लेटर अभी रास्ते में, पहला लेटर उसको पता है, दूसरा लेटर अभी रास्ते में, दूसरा लेटर दुबे जी को मिला नहीं, उससे पहले उन्होंने सामान बेच दिया।
किसको बेचा? शर्मा जी को बेचा। क्या ये सेल वैलिड है? क्या ये सेल वैलिड है लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स? क्या ये सेल वैलिड है? क्या ये सेल वैलिड है लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स? वैलिड है। क्योंकि सर जब आपने जो सेकंड लेटर भेजा ना, जो आपने रिवोक करने के लिए भेजा, वो अभी तक उसकी जानकारी में आया ही नहीं है। उसको यही नहीं पता कि अब मैं एजेंट नहीं हूं, तो रास्ते में लेटर उसने बेच दिया, तो ये सेल वैलिड। ठीक है एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। अब दूसरी बात समझना, अर्जुन ने दुबे जी को अपॉइंट किया, दुबे जी को अपॉइंट किया, लेटर भेजा कि भाई तुम ये सामान बेच सकते हो, बराबर है क्या? अर्जुन ने दुबे जी को दूसरा लेटर भेजा, इस पे अथॉरिटी को क्या कर दिया? रिवोक कर दिया। तो पहला लेटर अपॉइंट करने का है, दूसरा लेटर रिवोक करने का है। दुबे जी ने पहले लेटर को रिसीव किया, बोले अच्छा ऑरेंज मुंबई में इसको बेचना है, ठीक है बेचता हूं। दुबे जी ने पहले वाले लेटर को भी रिसीव किया, दूसरे वाले लेटर को भी रिसीव कर लिया, दूसरे वाले लेटर को भी रिसीव कर लिया, जिसमें लिखा है कि ये सामान मत बेचना, वापस कर करके। दुबे जी पहले और दूसरे लेटर यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर और रिवोकेशन लेटर दोनों को रिसीव करने के बाद शर्मा जी को मेरे पूरे ऑरेंजेस बेच रहे हैं। शर्मा जी को पहले वाले लेटर के बारे से जानकारी है कि हाँ भैया, लेकिन दूसरे वाले लेटर के बारे से शर्मा जी को जानकारी नहीं है। शर्मा जी ने पैसे दे दिए दुबे जी को, दुबे जी पैसे लेके भाग गए, दुबे जी पैसे लेके भाग गए। क्या शर्मा ने जो पैसे दिए माना जाएगा लॉ की नजर में, वो मेरे को मिल गए हैं कि नहीं माना जाएगा? क्या शर्मा जी ने जो दुबे को मेरे पैसे दिए, क्या वो माना जाएगा कि मेरे को मिल गए हैं कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा कि क्या वो पैसे मेरे को मिले हैं, कि क्या माना जाएगा कि नहीं मिले? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, माना जाएगा मिले हैं, माना जाएगा मिले हैं, क्योंकि शर्मा जी को सिर्फ पहले लेटर की जानकारी है, शर्मा जी को दूसरे लेटर की जानकारी नहीं है। तो शर्मा जी को जब यही नहीं पता कि वो रिवोक हो चुका है, तो भैया उनने एजेंट समझ के पैसे दे दिए, क्योंकि शर्मा जी को पहले लेटर की जानकारी है, शर्मा को दूसरे लेटर की जानकारी नहीं है। तो शर्मा ने जो पैसे दिए माना जाएगा वो अर्जुन को दिए हैं। अब हाँ, रही बात दुबे की, तो दुबे ने अनऑथराइज सेल किया। क्यों? क्योंकि दुबे की जानकारी में आ गया था कि अब वो एजेंट नहीं है, फिर भी उसने काम किया। अब अर्जुन दुबे को स्यू करेगा और दुबे से ही सारी चीज वसूलेगा। क्या अर्जुन शर्मा को केस कर सकता है? 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 क्या नहीं, क्योंकि शर्मा ने तो वैलिड ट्रांजैक्शन किया है, क्योंकि शर्मा को पता ही नहीं था कि अब दुबे जी क्या नहीं है, एजेंट नहीं, लेकिन दुबे को पता था वो एजेंट नहीं, उसके बाद भी उसने बेचा। इस केस में मैं दुबे को स्यू करूंगा, लेकिन क्या इस केस में जहां पे सेकंड लेटर अभी दुबे को मिला ही नहीं था और उसने बेच दिया था, क्या यहां पे मैं दुबे को स्यू कर सकता हूं? क्या मैं यहां पे दुबे को स्यू कर सकता हूं? बताइए, क्या यहां पे मैं दुबे को स्यू कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दुबे को ही नहीं पता कि वो एजेंट नहीं है। लेकिन मैं यहां पे कर सकता हूं क्योंकि पता लगने के बाद हुआ था। तो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी कौन से समय में इफेक्ट लेती? बोले द मोमेंट एजेंट को जानकारी मिली कि वो रिवोक, तो वहां से वो रिवोक। थर्ड पार्टी के लिए वो एजेंट कब एजेंट नहीं कहलाता? जब थर्ड पार्टी को ये जानकारी मिले कि एजेंट नहीं। जब तक जानकारी नहीं तब तक वो एजेंट कहलाएगा थर्ड पार्टी के लिए। Everybody are you with me? And here's we complete special types of contract पूरा हो गया। इंडेमनिटी हो गया, गारंटी हो गया, बेलमेंट हो गया, लीन हो गया, प्लेज हो गया और आज एजेंसी भी हो गया। वाह 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 वाह, बहुत शानदार उम्दा प्रदर्शन, बहुत शानदार उम्दा प्रदर्शन मेरे भाई और बहनों, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कल मिलेंगे अपन, कल सेम टाइम में। कल कौन सा डे है? कल कौन सा डे? कल कौन सा डे? हाँ कल फ्राइडे। कल 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 अपनी क्लास रहेगी। सैटरडे को अपनी क्लास नहीं रहेगी, संडे को अपनी क्लास नहीं रहेगी, अपन सीधा मंडे मिलेंगे। तो कल मिलेंगे एक, क्योंकि कल क्या है? फ्राइडे। सैटरडे संडे अपन नहीं मिलेंगे, बराबर है क्या? कल अपन कोशिश करेंगे कि अपन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पूरा ही निपटा दे और बहुत जबरदस्त तरीके से निपटाएंगे, बराबर है क्या? तो कल नेगोशिएबल, परसों और नरसों छुट्टी रहेगी, यानी कि सैटरडे और संडे छुट्टी रहेगी। अपन मंडे मिलेंगे। तो अगर मैं बोलूं मोटा मोटा, वेडनेसडे को हमारा पूरा का पूरा सीए इंटर वालों का सिलेबस खत्म हो जाएगा। थर्सडे से अपन शुरू कर देंगे सीएमए इंटर वालों का डायरेक्टर, और उसके बाद इंडस्ट्रियल लॉ।
तो थर्सडे से रोल किसका रहेगा? सिर्फ और सिर्फ सीएमए इंटर वालों का। अभी कॉमन रोल रहेगा, कल जो रहेगा कल रोल दोनों का रहेगा। लास्ट के 2 चैप्टर जो रहेंगे सीए इंटर के, जनरल क्लॉजेस और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, वहां पे सीएमए इंटर का रोल नहीं है। उसके बाद सीएमए इंटर वालों का रोल आएगा। बराबर है क्या? मम्मी बोल रही है आज सॉन्ग नहीं सुनाएंगे क्या? अरे 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 अरे, मम्मी भी सॉन्ग सुनती है। मम्मी जी प्रणाम। मम्मी जी प्रणाम। मम्मी जी को तुम कहाँ लेक्चर सुना रहे हो यार? इतना पारिवारिक लेक्चर चलता रहता है हमारा, अच्छा लगता है कि ऐसे तुम लेक्चर इधर उधर सुना दोगे? हाँ, मुंबई आना हो तो बताना, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। इसके इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है बेटा, इसके टॉपिक है। इसके तो हर छोटे छोटे डेफिनेशन में सेक्शन दे दिया है। इसका टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, पास्ट एग्जाम पेपर देख ले सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बिल्कुल 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 गुप्ता जी, बिल्कुल इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है। बेबो में बेबो वाला, आप ही घर, आपका ही घर है जी, शुक्रिया। ठीक है सर, मैं तो पीसी में देखता था लेक्चर, पारिवारिक माहौल के कारण फोन में देखने लग गया हूँ ईयरफोन लगा के। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, रमन जी भाई चिपक के बैठा है यार, डिबेंचर वाले क्वेश्चन करा दो करा दो करा दो, करा देंगे भाई, करा देंगे, कसम से करा के लेंगे भाई। नहीं कराया तो इतना गाली देगा मेरे को पता है, जिसका कोई सीमा नहीं है। बराबर है क्या? ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल चेतना जी, कॉर्पोरेट लॉ के सेक्शन को याद करो। आप अदर लॉ में अगर जाओगे ना तो इतने सेक्शन है, छोटी 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 बातों का सेक्शन है, आप उसको याद भी नहीं कर पाओगे। कॉर्पोरेट लॉ के ही याद करो। बराबर है क्या? हाँ, सॉन्ग गा देते हैं। आप बताओ कौन सा सॉन्ग गाना है, फटाफट गा देते हैं। हाँ, कार्तिक कह रहा है गेमिंग पीसी। हाँ भाई, गेमिंग पीसी लिया था मैं। अब वो गेमिंग पीसी में मैं लेक्चर करता हूँ, बताओ ऐसे दिन आ गए हैं। बराबर है क्या? ठीक है, बेबो में बेबो वाला गाना नहीं, अच्छा वाला। एक ही सेकेंड। मैं सॉन्ग देख रहा हूँ आपके लिए, बहुत जल्दी गा दूंगा अभी, एक सेकेंड। हाँ, ये वाला गाना गाता हूँ, ये वाला गाता हूँ, देखो जबरदस्त गाना है, एक नंबर गाना है, देखो। एक नंबर गाना गा रहा हूँ, देखो। चन्ना वन्ना नहीं भाई, जो गा सकता हूँ औकात वाला गाना बोले करो यार, तुम कुछ भी गाना मत गवाए करो। चलिए, ये वाला गाना गाता। ठीक है, ऐसा है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। शुक्रिया 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 शुक्रिया। आज के लिए इतना काफी है, छोटा गाना। रात को तुमको नींद नहीं आई, तुम्हारे कान फट गए हो, इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं, क्योंकि मैं बहुत प्रोफेशनल सिंगर हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। 6 से 8 कल नेगोशिएबल, सीए के लिए भी है, सीएस के लिए भी है, सीएमए के लिए भी है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।